माइक लगाना भूल गया। आज jQuery के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। अब अगर जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत समझ में आई है तो हम इतना पता है कि आज जावास्क्रिप्ट HTML के साथ काम करता है। jQuery भी जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क से अगेन मकसद ये कि इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस जिसके तहत हम कुछ एक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जनरली फ्रेमवर्क का बेसिकली मतलब ही होता है। खैर हर किसी की अपनी डेफिनेशंस हैं। इन अ सिंपल सेंस हम डिफाइन ये करते हैं कि यार फ्रेमवर्क का मतलब ये कि एक इस तरह का तरीकाकार, सेट्स, रूल्स या प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है जिसके तहत हम मखसूस काम इजीली कर सकें। तो उन सेट को, उन प्रोटोकॉल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम ये मखसूस काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल्स जो हमें डिफाइन किए जाते हैं कि यार इसके तहत काम करो, उसको जनरली हम कहते हैं कि यार ये फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट की इस जबान में। इसी तरीके से बहुत सारे और फ्रेमवर्क्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनके ऊपर हम वक्तन वक्तन काम करते रहेंगे। jQuery को उसकी लाइब्रेरी भी कहा जाता है कि यार ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी इन अ सेंस ये कहा जाता है कि इसमें एक्चुअली कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, मेथड्स बना दिए गए हैं, उनको यूज करने का प्रोटोकॉल अलग है, लेकिन उन मेथड्स को जब आप यूज करोगे तो बहुत सारी वो चीजें जो जावास्क्रिप्ट में टिपिकली बहुत मुश्किल हो जाती है काम करना, वो jQuery के थ्रू वही चीज बहुत आसान हो जाती है क्योंकि उन्होंने मेथड्स बना दिए। इसीलिए इसको लाइब्रेरी भी कहा गया कि यार लाइब्रेरी ऑफ मेथड्स है, लेकिन उस मेथड्स को इस्तेमाल करने का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इट्स अ फ्रेमवर्क एज वेल। ठीक है, तो आज इस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं jQuery की, और ये बेसिक है, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स jQuery चीज नहीं है, बहुत आसान है। वंस यू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या, उसको इस्तेमाल का तरीकाकार क्या। ठीक है, तो उसके अंदर ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिसमें हम इवेंट्स को, उसके इफेक्ट्स को, उसकी डॉम मैनिपुलेशन को थोड़ा सा आज हम क्विकली डिस्कस करेंगे। बेसिकली आइडिया ये है कि आपको jQuery का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हम jQuery को सेटअप कैसे करते हैं, HTML वेब CSS के साथ jQuery को इस्तेमाल कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट है कैसे jQuery की नजर में, जावास्क्रिप्ट का ये फ्रेमवर्क काम कैसे करता है, और ये डॉम मैनिपुलेशन से लेकर बाकी जो इफेक्ट्स हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें जो होपफुली आज के थोड़े से कोर्स में हम कवर करेंगे। अगेन ये कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं है, jQuery को अगर हम पढ़ने बैठे तो बहुत सारी इसमें चीजें इंटरनली आ जाती हैं। फ्रेमवर्क है जिसका मतलब बहुत सारे इसमें एक्शंस, प्रोटोकॉल्स इसको हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ना, फिर उसमें सिर्फ मेथड्स देखने, अच्छा ये काम करना है, कोई ना कोई मेथड, ये काम मेथड, ये काम मेथड, ये काम मेथड। तो इनिशियली सिर्फ 5 से 8 स्लाइडें इसकी काम की है समझने के हिसाब से, बाकी सिर्फ मेथड रिपीट 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 रिपीट, सारा काम रिपीट हो रहा है, सिर्फ मेथड का नेम चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से jQuery बहुत आसान भी है समझने में, सिर्फ उसका इनिशियल प्रोटोकॉल हमें समझ में आ जाएगा हम कैसे यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको थोड़ा jQuery आज समझ में आ जाएगी यार कैसे इस्तेमाल की जाती है, फिर फर्दर हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करें। है क्या jQuery को हम कहते हैं कि यार इट्स अ लाइट वेट फ्रेमवर्क है जिसका बेसिक मकसद ये कि आप कम से कम कोड लिखें और ज्यादा इफेक्ट अचीव हो। टिपिकली फॉर एग्जांपल मुझे अगर एनिमेशन क्रिएट करनी है, बाय एनिमेशन मींस कि मैं चाह रहा हूं कि जब मैं किसी इमेज पे क्लिक करूं तो इमेज इनलार्ज होकर बड़ी होकर नजर आ जाए। ठीक है, या पेज में स्क्रॉल करूं तो ऐसा लगे कि मेरा लैपटॉप पहले बंद है, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूं तो मेरा लैपटॉप का कवर ओपन हो जाए, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूं तो जूम इन होकर लैपटॉप की विंडो नजर आ जाए, जैसे ही मैं जूम इन करूं तो उसपे से कुछ फीचर्स और नजर आ जाए मुझे, जैसे कि एप्पल की वेबसाइट के अंदर होता है। अगर किसी ने एप्पल की वेबसाइट ब्राउज की है तो उसके जब प्रोडक्ट रिव्यूज आते हैं तो वो सिंगल पेज लेआउट होता है, एक ही पेज पता, पर एज यू स्क्रॉल तो आपको लगेगा कि उसके इफेक्ट्स जो है ना वो सिस्टम चेंज हो रहा है, बड़ी जबरदस्त एनिमेशन दी जाती है। तो वो बैकएंड पे पूरी हम jQuery के तहत कर रहे होते हैं। अब ये टिपिकली जावास्क्रिप्ट के तहत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लंबा कोड हो जाता है, CSS को कंट्रोल करना पड़ता है। jQuery में एक मेथड से 3 लाइनों के अंदर पूरी एनिमेशन होती है। अब आपके ऊपर आप कैसे कर रहे हो, इतना इजी बना दिएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि राइट लेस, छोटा सा कोड लिखो और ज्यादा आपका काम हो जाएगा। तो ये फ्रेमवर्क बनाने का मकसद ये था, लाइट वेट है, तमाम के तमाम ब्राउजर्स उसको सपोर्ट करते हैं, तो बड़ी आसानी से हम काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी कहलाती है, मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट के ही फंक्शंस का इस्तेमाल किया गया है, प्री बिल्ड फंक्शन बना के हजरत अंग्रेज ने रख दिया, हमने उसको यूज करना है। तो ये आपकी वेब डेवलपमेंट की जो GUI का कंट्रोल है ना, उसको सिंप्लीफाई करता है कि GUI के अंदर इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए, डिजाइन ऐड करने के लिए, एनिमेशन ऐड करने के लिए हम jQuery का प्राइमरी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असल मकसद ये है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू और बहुत सारी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म वैलिडेशन वगैरह, फॉर्म कंट्रोलिंग, यूजर के ऊपर इंटरेक्शन हम कर रहे हैं, इफ एल्स कंडीशंस लग रहे हैं, लूप्स लग रहे हैं, पूरा प्रोग्राम लिखा जा रहा है। यहां पे इतना कुछ भी नहीं है। इसका मकसद ये कि बेसिक चीजें जैसे इफेक्ट्स आ गए, एनिमेशंस आ गए, स्टाइलिंग आ गई, वो हम थोड़ी सी जावाक्यूरी के थ्रू कंट्रोल करते हैं, जो टिपिकली जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा लंबा कोड रहता है, उसमें सिंप्लीफाई करके हमें दे दिया। इसीलिए कहते हैं इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, डिजाइन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। इन अदर वर्ड्स, इन वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और खूबसूरत बनाने के लिए लाइट वेट है, आसान से होती है। इसके अंदर हम HTML डॉम मैनिपुलेशन करते हैं,
मींस jQuery के तहत मैं HTML के कंटेंट को चेंज, मॉडिफाई, ऐड, अपडेट, पैन की कर सकता हूं, जो जावास्क्रिप्ट में हो ही रहा है। इसके थ्रू भी कुछ मेथड्स दे दिए जिससे और आसान हो जाता है। बेसिकली CSS मैनिपुलेशन है, वो भी जावास्क्रिप्ट करता है, लेकिन इसमें भी कुछ मेथड्स देकर आसान कर दिया गया है। HTML के इवेंट्स को हम कंट्रोल करते हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट भी करता है, ऑन क्लिक से लेके तमाम इवेंट्स, लेकिन ये जो है कुछ मेथड्स देके इसको और आसान कर दिया गया। इसी तरह से इफेक्ट्स एंड एनिमेशन है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी होता है, इसमें और आसान कर दिया गया। इसी तरीके से एजेक्स एंड यूटिलिटीज के ऊपर कुछ काम होता है। ये इसके बेसिक हमारे पास, एज यू कैन सी, इंटरफेस के ऊपर कंट्रोल के लिए हमारे पास कार्ड आता है। इसका जो बेसिक मकसद ये है कि कोड रिड्यूस हो जाता है, कोडिंग हमारे पास आसान हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबी कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं करनी पड़ती। एनिमेशन और इफेक्ट्स, इसके ऊपर ज्यादा जोर होता है हमारा। यार एनिमेशन और इफेक्ट्स और छोटे छोटे से इफेक्ट्स होते हैं ना, वो बड़े प्रोमिनेंटली हमें नजर आते हैं, वो jQuery से बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, आसान है तो यूज करना भी इजी हो जाता है। अब jQuery को हम इस्तेमाल कैसे करें? दो बेसिक तरीके हैं। अगेन जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर हमने पढ़ा था, या CDN भाईजान यूज करो, या jQuery की जो एक लाइब्रेरी फाइल है, सिंगल फाइल आती है, वो डाउनलोड करो, उसको रेफर करो। अगर आप CDN यूज करना चाह रहे हो तो CDN के अंदर हमारे पास उसका स्टैंडर्ड लिंक आ जाता है, ये CDN का आपने लिंक उठा के यूज करना है। या फॉर एग्जाम्पल ये वाला दूसरा लिंक आ जाता है, कहीं पे भी चाहेंगे jQuery का हमारे पास ये मेन फाइल आ जाती है, jQuery min.js, हमने वो वर्जन उठा के इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो उठा के आपने हेड के अंदर देना है, ये इसकी पहली शर्त। स्क्रिप्ट टैग लिखना है और फिर SRS देकर वो पाथ दे देना है। फिर स्क्रिप्ट टैग यहाँ क्लोज हुआ, खत्म। ये आपकी jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई। CDN का एडवांटेज हमें ये मिलता है कि ऑनलाइन सर्वर पर फाइल पड़ी है, हम उसको रेफर कर रहे हैं, तो मुझे इसकी फाइल या कोड मैन्युअली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, क्योंकि ये सिंगल लाइब्रेरी और तमाम सर्वर्स के अंदर ये ऑलरेडी कैशे की हुई होती है, तो वेबसाइट थोड़ा सा और फास्ट हो जाती है काम करने में, क्योंकि कोड वही है, लाइब्रेरी वही है। दुनिया की हर वेबसाइट ने यही लाइब्रेरी यूज करनी है, तो हर कोई इंडिविजुअली डाउनलोड नहीं करता, फायदा नहीं है। हर कोई अपने डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे क्यों रखे? फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हो आप लोग, तो अब 100 फाइलें डाउनलोड करो, सर्वर पे जब वेबसाइट लॉन्च होगी तो 100 फाइलें अपलोड होंगी, तो टाइम ज्यादा हो जाता है। अब 100 को 100 ने बेसिकली एक ही फाइल को रेफर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि सर्वर के पास वो फाइल पहले पड़ी होती है, तो वेबसाइट तमाम लोगों की आसान हो जाती है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज हो गई अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने हैक कर दिया, और होती नहीं है, उन्होंने सर्वर की सिक्योरिटी अपनी रखी, लेकिन हो गई तो फिर ऑब्वियसली सबकी वेबसाइट को इफेक्ट होगी। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड तरीका ये कि नॉर्मली ये होती नहीं, इनका अपना सर्वर का सेटअप होता है, यू कैन नॉट चेंज इट, ये सिर्फ रीड ओनली फाइल होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सर्वर पे फाइल्स अपलोड होती है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आती है रीड ओनली की, सिर्फ इसको आप रीड कर सकते हो, एडिट मॉडिफाइड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से कोई चेंज नहीं कर सकता, तो क्योंकि कोई चेंज नहीं करता, फाइल हमारे पास सेव रहती। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि आप खुद से नेट पे जाके इसको डाउनलोड कर लो jQuery की वेबसाइट से। अगर गूगल पे चले गए, बोलो यार डाउनलोड JS की ये फाइल है, आपको किसी न किसी लेटेस्ट एक्सटेंशन में फाइल मिल जाएगी, वो डाउनलोड करके जहां पे HTML के आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है वहां पे फाइल को रखो, और स्क्रिप्ट SRS इज इक्वल्स टू वो फाइल नेम दे दो सिर्फ। अब पूरा HTML का पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर HTML का पूरा वेब का पूरा पाथ दे रहे हैं तो कोड वही है, हेड का टैग आएगा, स्क्रिप्ट टैग आएगा, SRS आएगा, यहाँ पे आपका पूरा CDN का लिंक आएगा, सिर्फ फर्क इतना है, अगर डाउनलोड की हुई है तो वो फाइल नेम यहाँ पर आ जाएगी। अब ये दोनों तरीके पता होना क्यों लाजमी है? क्योंकि हो सकता है जब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं तो मेरे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं हो। CDN की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये कि मुझे इंटरनेट चाहिए, अगर इंटरनेट नहीं है तो CDN काम नहीं करेगा, अगर इंटरनेट नहीं है, CDN नहीं चल रहा, तो हमारा काम रुक गया, तो दैट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो और स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तान में फिर इंटरनेट का इशू तो रहता ही रहता है, तो इसीलिए इनिशियली डेवलपमेंट के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि यार भाई इसको डाउनलोड करके रखो, डेवलपमेंट करते रहो, जब सर्वर पे हम सिस्टम अपलोड करेंगे तो फिर CDN का पाथ दे देंगे, ताकि फिर सर्वर पे मुझे अपलोड करने की फाइल की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो एज ए डेवलपर अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, वी डाउनलोड इट, उसका पाथ यहाँ पे दे दिया, शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड तरीका रहा, कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, CDN का लिंक आ जाएगा, या डाउनलोड करके jQuery की लाइब्रेरी देना लाजमी है। तो जैसे बूटस्ट्रैप भी फ्रेमवर्क का एक लाइब्रेरी फाइल इसकी हम देते हैं, सेम तरीके से इसकी फाइल देना हमारे पास लाजमी है। अब आ जाते हैं इसके बेसिक सिंटैक्स के ऊपर। अब jQuery का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमने कहा कि एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देता है कि यार इस तरीके से इसको काम करना है, और हमें पता है प्रोटोकॉल लफ्ज का मतलब क्या आता है, सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, तो वो सेट ऑफ रूल्स जो हैं यार किस तरीके से काम करना है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जावास्क्रिप्ट के इस फ्रेमवर्क को कहते हैं कि यार फ्रेमवर्क का मतलब
ये एक कानून है, इस रूल के तहत काम करोगे तो आपका ये सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ हमें सिंपल कानून फॉलो करना है। वो कानून ये कि जे इसका जो सिंटेक्स है वो बेसिकली इस तरह से, और एक्चुअल में पूरी जे क्यूरी की ये एक सिंगल लाइन है, बस जे क्यूरी में और कुछ भी नहीं है, एक लाइन है। ये एक लाइन समझने वाली है। मैंने वही कहा शुरू की 4-5 स्लाइड्स हैं, बाकी जे क्यूरी में सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है। अब जे क्यूरी कहता है कि यार मेरा प्रोटोकॉल का पहला रूल ये है कि भाईजान जब आप काम करने जाओगे तो सबसे पहले आपने डॉलर साइन यूज करना है। पहली चीज डॉलर साइन यूज करना लाजमी है। इससे मेरे ब्राउजर को पता चलेगा कि मैं jQuery इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है। तो पहला उसूल ये कि यार आपने डॉलर साइन यूज करो ताकि उसको पता चले कि मैं jQuery यूज कर रहा हूं। तो ये पहला प्रोटोकॉल का रूल आया। दूसरा, ब्रैकेट्स लगाए और इसमें हमारे पास सेलेक्टर आ गया। दूसरा, इसमें सेलेक्टर आ गया। सेलेक्टर का मतलब ये कि मुझे किस HTML के टैग के ऊपर काम करना है। ये सेलेक्टर वही है जो CSS में है। तो जब हम CSS के अंदर सेलेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी मैंने बताया था बेसिकली हम 5 मिनिमम टाइप के यूज करते हैं। एक टैग सेलेक्टर है जिसमें टैग का नाम आ जाता था, डॉट क्लास करते थे, क्लास का नेम आ जाता था, हैश आईडी देते थे, हैश का आईडी आ गया, सूडो कोड आ जाता था, कॉलन लगा के हवर या बाकी इफेक्ट्स आते थे हमारे पास, सूडो क्लासेस, पांचवा स्टेरिक लगा देते थे। ठीक है, ये 5 हमने बेसिक CSS में पढ़े थे। यार ये बेसिक टिपिकली 5 सेलेक्टर्स हैं। सेम वही चीज यहां पर है, कोई चेंज उन्होंने नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा एक ऑलरेडी सेलेक्टर सिस्टम आ रहा है, वही एग्जैक्टली यूज किया हुआ है यहाँ पे। आप टैग का नाम दो, आप डॉट क्लास लगाओ, हैश लगाओ, डॉलर साइन लगाओ, आपकी मर्जी, बताने के लिए कि मैं किस HTML टैग के ऊपर काम कर रहा हूं। अच्छा, अब इसके बरक्स जावास्क्रिप्ट में क्या था, मुझे पूरा लिखना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट उसका इनर HTML, ये पूरी इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ती थी। यहां पे ये कह रहा है यार डॉलर लगाओ ताकि उसको पता चले jQuery है, सेलेक्टर का नाम दो, वो टैग उठकर आ जाएगा, खत्म। फिर डॉट एक्शन, बस एक्शन, अब उस पर आपने क्या परफॉर्म करना है, सेलेक्टर उठाया, उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, हाइड करना है, शो करना है, एनिमेट करना है, क्लिक करना है, XYZ जितने भी इफेक्ट्स हैं वो आपने इसमें आ जाता है। अब वो एक्शंस कहलाते हैं। आपको इसको एनिमेट करना है, एनिमेट का एक मेथड आएगा, ये एनिमेशन का इफेक्ट एक्शन आ गया। आपने उसको स्लाइड कराना है कि जब आप क्लिक करो तो इमेज स्लाइड होकर साइड में चली जाए, ये एक एक्शन कहलाता है। आपने उसको हाइड करना है, ये एक एक्शन कहलाएगा। ऑन क्लिक का इवेंट लगाना है, एक्शन कहलाएगा। ऑन होवर का इवेंट लगाना है, एक्शन कहलाता है। तो jQuery में ये जो तीसरा पार्ट है, ये थर्ड प्रोटोकॉल बेसिकली सेज एक्शन। बस ये पूरा का पूरा jQuery का कोड यहां पे खत्म। jQuery की अब बेसिक कोड यहां पे सेटअप हो गया। ठीक है, अब इसका जितना भी स्ट्रक्चर है ना, वो इसी 3 चीजों में होता है। डॉलर लगाना है, सेलेक्टर बताना है, एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है वो बताना है। आगे की जितनी स्लाइड्स है ना उसमें बस अब यही 3 चीजों के ऊपर बात होगी। पूरा का पूरा कोड इसी 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आ जाते हैं एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल अभी इनको में और इलेबोरेट करेंगे इंडिविजुअली एक एक चीज को। डॉलर साइन दिस एक लगा दिया। दिस का मतलब ये कि मेरा करंट एलिमेंट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ हो उसके ऊपर क्या करो, उसको हाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे तकरीबन हर कोई जाता ही है ब्राउजर के ऊपर। जब आप ब्राउजर के ऊपर यूट्यूब पे जाते हो तो जैसे ही कर्सर उसके ऊपर हवर होता है तो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वहां पे क्या हुआ कि इस वक्त हमने इवेंट लगाया है हवर का, और हवर से दिस लिया कि जिस इमेज के ऊपर, जिस वीडियो के ऊपर मेरा हवर है उस वीडियो को प्ले करना शुरू करो। उसके बाद जो एक्शन लगाया प्ले का लगा दिया। फिर दूसरी इमेज पे गया, हवर इफेक्ट इवेंट लगाया, दिस वाला गेट किया कि जिस दिस के ऊपर ये इवेंट है उसको प्ले कर दो। हैंस किसी भी इमेज के ऊपर मैं जाऊंगा ना उसके ऊपर सेम एक्शन अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर भी jQuery के तहत उन्होंने सेम चीज की हुई है। इसी तरीके से मैंने अगर मैं किसी दराज वेबसाइट पे चला गया, वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर हवर करूंगा वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है। तो वहां भी हम क्या करते हैं, हवर इफेक्ट लगाते हैं कि जैसे माउस हवर हो तो उसके नतीजे में करंट इमेज जो जिसके ऊपर हवर हो रही है ना वो लेकर आओ। तो वो हम दिस से ले आते हैं कि करंट एक्टिव जो इमेज है ना वो ले आओ, उसको इनलार्ज करो। फिर जो भी उसमें 100 इमेजेस होंगे ना, ये 4 लाइनों का कोड ऑन 100 इमेज पे चलेगा। सेम कोड, अब जो भी इमेज एक्टिव होगी उस पर चल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं बहुत शॉर्ट कोड हो जाता है, राइट लेस डू मोर स्टफ। तो इससे राइट लेस डू मोर का आता है। आगे एग्जांपल्स हैं या फिर टिपिकली वही हमने टैग का नाम दे दिया, दूसरा सेलेक्टर, ये हमारे पास टैग का नाम आ गया, डॉट हाइड किया तो कंटेंट हाइड हो जाएगा।
डॉट क्लास सेलेक्टर लगा दी, डॉलर साइन लगाना लाजमी है, इन्वर्टेड ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर डॉट क्लास टेस्ट लगाई, उसको हाइड करा दिया, या आईडी लगा दी। नहीं, करंट के लिए एलिमेंट, क्योंकि ये डायनामिक कंटेंट आएगा, क्योंकि करंट एलिमेंट चेंज होता रह रहा है। यहां पे ये समझो फिक्स हो गया कि पैराग्राफ के ऊपर ही लगाना है, बाकी सबको इग्नोर करो। तो करंट एलिमेंट पैराग्राफ भी हो सकता है, डिव भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, टेक्स्ट फील्ड भी हो सकती है, कोई भी आ सकता है। तो ये बेसिकली लाइक एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है। चलें अब आ जाते हैं इसके टिपिकल, अब क्या क्या चीजें हम इसमें परफॉर्म करते हैं। जेक्यूरी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो ये है कि अगर आप जेक्यूरी को नॉर्मली लिख के एग्जीक्यूट करते हैं तो जेक्यूरी का कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बाद में लोड होता है। अगेन ये चीज थोड़ी सी क्लियर रखो, इसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है। सबसे मेन जेक्यूरी का कोड टिपिकली, क्योंकि हम हेडर में उसको इंपोर्ट करा देते हैं उसकी लाइब्रेरी को, तो वो जेक्यूरी को लाइब्रेरी इंपोर्ट करके जेक्यूरी का कोड पहले एग्जीक्यूट कर देता है। अभी HTML की बॉडी रीड हुई नहीं। अगेन रिमेंबर, HTML वेब ब्राउजर जो है हमारे, वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। एक लाइन पढ़ी, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर दूसरी लाइन पढ़ी, फिर एग्जीक्यूट कर दिया, फिर तीसरी लाइन पढ़ी, एग्जीक्यूट कर दिया। उस सूरत में जब हम जेक्यूरी पे जाते हैं तो उसकी हेडर फाइल आती है लाइब्रेरी के अंदर, उसकी लाइब्रेरी फाइल आती है हेडर के अंदर। तो जैसे हेडर में लोड होती है ना, तो वो जेक्यूरी के तमाम कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। अभी बॉडी हमारी एग्जीक्यूट हुई नहीं, अभी पैराग्राफ टैग हमारे ब्राउजर ने लोड किया ही नहीं। तो अगर जेक्यूरी आपने पहले एग्जीक्यूट कर दी तो वहां पे एरर आ जाता है। यार आप एक पैराग्राफ टैग पे काम कर रहे हो, उसको हाइड कर रहे हो, या उसके ऊपर हवर कर रहे हो, या उसका एनिमेट कर रहे हो, पर वो तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि ब्राउजर ने वो लाइन अभी पढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे टिपिकली एक एरर आना शुरू हो गया था। तो फिर इस प्रोटोकॉल का अगला जो एक इंप्लीमेंटेबल स्टैंडर्ड है, कंपल्सरी नहीं है, एक रिक्वायरमेंट या यू कैन सॉरी एक नेसेसिटी आ गई या एक रिकमेंडेशन आ गई कि यार आप क्या करो, एक रेडी स्टेट चेक करो, एक रेडी स्टेट चेक करो। रेडी स्टेट क्या है? अगेन वही डॉलर साइन लगाया, प्रोटोकॉल अब वही है, ठीक। अब जितना भी कोड है मैंने कहा इसी 3 लाइनों पे चलेगा। पहला डॉलर, दूसरा सेलेक्टर, तीसरा एक्शन। ये 3 चीजें पूरी जेक्यूरी में, ये 3 चीजें पूरी जेक्यूरी में 3 चीजें। डॉलर लगाया, इस वक्त सेलेक्टर मैंने दिया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़कर आए हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है तो सारा जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे इंप्लीमेंटेबल है। तो हमने डॉक्यूमेंट लगाया, इसका मतलब जो करंट HTML डॉक्यूमेंट है पूरा वो उठा के ले आओ, और एक फंक्शन है। अब ये क्या हुआ? एक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। ये एक्शन बताता है कि रेडी, क्या मेरा डॉक्यूमेंट रेडी है कि नहीं है। अगर रेडी है तो जेक्यूरी का कोड एग्जीक्यूट करो, अगर रेडी नहीं है तो फिलहाल कुछ भी नहीं करो। ये रेडी का फंक्शन, ये सारा लॉजिक खुद ही इंप्लीमेंट कर रहा होता है। तो हजरत अंग्रेज ने, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लाइब्रेरी है, कि इसमें फंक्शन बना के रख दिया कि भाई जब तक मेरा पूरा HTML का पेज ब्राउजर रीड नहीं कर लेता तब तक जेक्यूरी का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ऐसा करना है तो ये अगेन कंपलसरी चीज नहीं है, डिपेंडिंग ऑन हम क्या करना चाह रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट लोड होने से पहले जेक्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए, तो फिर ये मैं नहीं लिखूंगा। ये उस सूरत में जब हम कहते हैं कि नहीं, मेरा डॉक्यूमेंट पहले पूरा लोड हो उसके बाद आए। तो 90% 99% एग्जांपल्स जो हमें वेबसाइट पे वेब पे मिलते हैं, ट्यूटोरियल्स जो ऑनलाइन मिलते हैं, उसमें ये चीज उन्होंने जरूर दी हुई होती है कि यार आप पहले डॉक्यूमेंट को चेक करो, और उस डॉक्यूमेंट के साथ बाकी सारे एग्जांपल्स कंटिन्यू होते हैं। तो इसको क्लियर होना। अब ये क्या कर रहा है कोड? डॉक्यूमेंट रेडी चेक कर रहा है, फिर उसमें उसने हमने लगा दिया फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाला जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया था, ये वाला, इसको यहाँ पे हमने क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। इसके अंदर हमने फिर एक डायनामिक फंक्शन बना दिया एक और फिर जो भी जेक्यूरी का और कोड आएगा या जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा वो यहां से आ सकता है। अब यहां पे ये फंक्शन क्या है? इसको हम कहते हैं रन टाइम फंक्शन। ये मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम रन टाइम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। आगे रिएक्ट जेएस में भी जाएंगे, वहां के अंदर भी हम एरो फंक्शंस करके रन टाइम फंक्शन पे काम करते हैं। ये चीज जावास्क्रिप्ट में बहुत आजकल कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले टिपिकल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे कि फंक्शन डिक्लेयर करते थे, मींस फंक्शन पहले डिक्लेयर किया, वो एग्जीक्यूट नहीं होता था, सिर्फ डिक्लेरेशन होती थी। फिर उसको कॉल करते थे, फंक्शन का नाम लेके हम पुकारते हैं यार ये वाला फंक्शन हो, तो जब तक हम उसको कॉल नहीं करते फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता।
ये भी टिपिकल जावास्क्रिप्ट में मौजूद है, हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस भी पढ़कर आए हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक और टाइप का फंक्शन बनता है जिसको हम कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन का मतलब ये कि वो फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये आती है कि ये वो फंक्शन है जो एक्चुअली रन टाइम पे क्रिएट होता है। तो ये रन टाइम पे क्रिएट हुआ, इसीलिए इसका कोई नाम देने की तुक नहीं बनती। ये डिक्लेयर भी सेल्फ होता है और कॉल भी खुद ही को खुद ही कर रहा होता है। ठीक, तो ये डिक्लेयर भी खुद ही को करता है और कॉल भी खुद ही को करता है। नाम देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नाम इसको पता है कि मेरा अनोनिमस फंक्शन है। काम करने के बाद खुद ब खुद डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, मींस गार्बेज कलेक्ट करके मेमोरी से साफ भी हो जाता है। तो ये अनोनिमस रन टाइम फंक्शंस कहलाते हैं। ये चीज हम फिर jQuery के अंदर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्ट के अंदर भी आगे फिर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है। आगे और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स में जब हम जाते हैं, नोड वगैरह के अंदर भी ये अनोनिमस रन टाइम फंक्शंस एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे एक फंक्शन बना दिया कि अगर ये रेडी हो गया डॉक्यूमेंट, तो उसके नतीजे में अब मैं क्या काम करूं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको कोड को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया। क्या थे यार, वही कचेरी या तो बाहर गयो। ठीक, हमने HTML का स्टैंडर्ड कोड बनाया, हेड का स्टेटमेंट लिखी, स्क्रिप्ट लिखा, SRS इज इक्वल्स टू हमने इसका URL दे दिया, फिर ब्रैकेट यहां पे क्लोज, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ये हमने CDN का लिंक यहां पे दे दिया। अगर ये मैंने डाउनलोड करके रखी है तो कोड वही है, SRS की जगह पे सिर्फ ये फाइल नेम आ जाएगा। ठीक है, फिर बाकी स्टैंडर्ड HTML का डॉक्यूमेंट आया, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखा। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज क्लियर होनी चाहिए, jQuery भी आता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही है ये, सिर्फ लिखने का तरीका तब्दील कर दिया उन्होंने, एक फ्रेमवर्क बना के प्रोटोकॉल थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन है जावास्क्रिप्ट ही। इसीलिए इसके लिए स्क्रिप्ट टैग देना लाजमी है। स्क्रिप्ट टैग हम देंगे तो उसी के अंदर जावा जो jQuery है वो एग्जीक्यूट होगी। फिर यहां पे मैंने दे दिया डॉलर डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन, डॉलर साइन बताने के लिए कि भाईजान मैं jQuery लिख रहा हूं, डॉक्यूमेंट बताने के लिए कि डॉक्यूमेंट जो लोड हो रहा है उसको लेकर आओ, चेक करो एक्शन क्या कि रेडी हुआ कि नहीं हुआ। अगर रेडी हो गया है तो उसके अंदर ये फंक्शन बना दिया अनोनिमस रन टाइम फंक्शन। अगर रेडी हो गया है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप एग्जीक्यूट करना है। रन टाइम बनाने का मतलब ये कि ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब ये कि मल्टीपल लाइंस एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। तो यहां पे हमने रन टाइम फंक्शन बना के ब्लॉक ऑफ कोड देंगे और उसके अंदर फिर अब जो भी स्टेटमेंट आएगी मेरे यहां पर आ जाएगी। ये मेरे पास टिपिकल मेरे जावास्क्रिप्ट का jQuery का एक सिंटैक्स पैटर्न है। तो रेडी जो है ना वो बिहेव्स लाइक अ ट्रैफिक ग्रीन सिग्नल। ये जब तक आपका डॉक्यूमेंट पूरा हो सकता है, HTML का पेज आपका बहुत बड़ा हो, उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी इमेजेस लोड हो रही हैं, तो इंश्योर करने के लिए कि जब तक आपका पूरा HTML का डॉक्यूमेंट वेब पेज रीड नहीं कर लेता, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करो। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो डॉक्यूमेंट से पहले ही आपके jQuery एग्जीक्यूट हो जाती है। तो समटाइम्स अगर ऐसा करना है, डिपेंडिंग ऑन अगेन क्या करना चाह रहे हैं, तो वो चीज भी सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एग्जांपल्स में document.ready लगाना एक रेकमेंडेड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि यार ये जरूर लगाओ, चेक करने के लिए कि भाई एवरीथिंग इज ओके और नॉट। ठीक है, तो ये कोड लगा के हम चेक करते हैं कि यार डॉक्यूमेंट मेरा रेडी हो, उसके बाद जावा क्यूरी का जो कोड है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन मुझे एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करवाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जब तक मेरा पूरा पेज लोड ना हो यूजर सब्सक्राइब पे क्लिक ना करे। ठीक, तो हमने अगेन वही स्टैंडर्ड HTML लिखी, मेटाडेटा टैग्स लगाए, स्क्रिप्ट का मैंने टैग लगा के CDN का लिंक दे दिया, फिर मैंने आ गया बॉडी के अंदर मैंने स्टैंडर्ड HTML रखी और हमने बटन दे दिया ID सब्सक्राइब बटन करके। ठीक है, फिर मैंने स्क्रिप्ट का टैग बॉडी से बाहर लिखा, मैं jQuery का टैग क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर लिखूंगा तो स्क्रिप्ट का टैग हमें पता है हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, मैंने बॉडी से बाहर लिख दिया। बॉडी के अंदर भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें हमने लगाया रेडी वाला फंक्शन, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी डॉलर सेलेक्टर एक्शन, बस इसका कोड ये। फिर ये रन टाइम फंक्शन इसमें आ गया कि अगर ये रेडी हो गया तो उसके नतीजे में इसका सिंटैक्स ये है कि इसमें अपना एनोनिमस फंक्शन बनाना है, ब्रैकेट स्टार्ट की ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर अगेन मैंने jQuery का एक और कोड डाल दिया। अब इस कोड को हम आगे चल के और एक्सप्लोर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन यहां भी सिंटैक्स वही, डॉलर साइन लगाया, सेलेक्टर बताया कि हैश सब्सक्राइब बटन कर एक हमने यहाँ पे आईडी बनाई हुई है, ये वाली आईडी को लेकर आओ, डॉट इसके ऊपर क्लिक का इवेंट लगाओ।
डॉट, इसके ऊपर अब एक्शन यहां पे क्या हुआ, क्लिक का इवेंट, सिंटेक्स वही है। अब क्योंकि क्लिक का इवेंट है तो उसके नतीजे में मुझे बताना है कि जब यूजर इस पे क्लिक करे तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, क्या होना चाहिए। तो इसके अंदर भी मैंने एक और रन टाइम फंक्शन बना दिया, ये इवेंट्स का सिंटेक्स में आ जाता है कि जब भी आप ये सिंटेक्स यूज करोगे तो आर्ग्यूमेंट के तौर पे आपको उसको रन टाइम फंक्शन देना है। जो रेडी वाला मेथड था ये भी एक्शन ही है, इसका सिंटेक्स में है कि इसके अंदर रन टाइम आपने फंक्शन देना है कोई एनोनिमस, तो ये इसके सिंटेक्स में, हर फंक्शन का सिंटेक्स नहीं है, ठीक है। कुछ नाम नहीं आता रन टाइम फंक्शन का, ये तो है कि नाम नहीं है। हाँ, फंक्शन एज ए कीवर्ड काम कर रहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब भी हम अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए या उसका उठाएं, फंक्शन का कीवर्ड आता है। जावा में जाए तो वहां पे वर्ड फंक्शन नहीं आता, जावा में हम वर्ड यूज करते हैं वॉइड, फंक्शन नेम, अपना कस्टम नेम, ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज। लेकिन यहां पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का नाम आता है, ठीक है। बाय द वे ये रन टाइम फंक्शंस जावा के अंदर भी मौजूद हैं, एनोनिमस फंक्शंस जावा के अंदर भी मौजूद हैं, एक्सक्यूज मी, और सी शार्प के अंदर भी मौजूद हैं, आई थिंक पाइथन के अंदर भी मौजूद है, मैंने हाँ पाइथन के अंदर भी मौजूद है। मोस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर ये रन टाइम एनोनिमस फंक्शंस मौजूद जरूर होते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। फिर हमने इसको कह दिया कि जब बटन पे क्लिक होगा तो उसके नतीजे में अब जावास्क्रिप्ट का कोड दे दिया अलर्ट वाला, ठीक। अब हमने उसको कहा कि जब सब्सक्राइब वाले बटन पे यूजर क्लिक करेगा तो एक्शन आ गया क्लिक का, उसके नतीजे में ये फंक्शन दे दिया रन टाइम, जैसे यूजर क्लिक करेगा तो ये रन टाइम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और अलर्ट, अब ये अलर्ट देखो जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो इस फंक्शन के अंदर क्योंकि है पूरी जावास्क्रिप्ट ही, मैंने इसके जो ऑपरेशंस था यहाँ पे, अब यहाँ पे दो चीजें हमारे पास और हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हमने और की हैं। मेन जो पहली चीज हमने की थी, एक हमने ये कंटेनर बनाया फंक्शन वाला डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये जेक्यूरी का मेन आया, इसके अंदर रन टाइम फंक्शन बना, इस रन टाइम फंक्शन के अंदर फिर हमने एक और जेक्यूरी का बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो ये नेस्टेड फंक्शन या नेस्टेड कोड की सूरत में आ गया कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, एक जेक्यूरी के अंदर दूसरी जेक्यूरी कॉल हो रही है, ठीक है। ये चीज क्लियर रखें क्योंकि आगे तकरीबन सारे एग्जांपल्स में ये चीजें हमने इस्तेमाल की। एक जेक्यूरी का रेडी फंक्शन है, वो रेडी एक्शन होगा, उसके अंदर फंक्शन की बॉडी में हमने एक और जेक्यूरी डाल, उस जेक्यूरी के अंदर भी हमने एक फंक्शन डाल के अब यहां पे जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। ये वाला जो कोड है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया, यहां पर भी मैं जेक्यूरी डाल सकता हूं, यहां पर भी मैं जावास्क्रिप्ट डाल सकता हूं, हमारे ऊपर है। तो जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो आउटपुट में एक बटन नजर आएगा, अगर आप रेडी फंक्शन नहीं लिखोगे ना तो पेज लोड होते हुए आप पहले उसको क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हो सकता है पीछे कंटेंट लोड हो रहा हो। तो रेडी से क्या होगा कि जब आप क्लिक करोगे कुछ भी नहीं होगा जब तक रेडी मुझे ओके की रिपोर्ट नहीं देता। ये रिपोर्ट की इसके अंदर बिल्ट इन हजरत अंग्रेज ने डाल दिया, हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ रेडी का फंक्शन कॉल करना है। तो ये ओके की रिपोर्ट देगा तभी ये वाला बटन काम करेगा, वरना तब तक ये बटन काम नहीं करेगा। फिर जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी अलर्ट की, जो जावास्क्रिप्ट का मैंने विंडो डॉट अलर्ट वाला मेथड से कॉल की। ये बात थोड़ी समझ में आई कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल, जेक्यूरी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आ गई है कि आप चेनिंग भी कर सकते हो। चेनिंग का मतलब यह है कि एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन, दूसरे के साथ तीसरा एक्शन आप चेन बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो। ये परफेक्टली लीगल है। अगेन तकरीबन दुनिया के हर लैंग्वेज में आ जाता है। जावा भी हम काम कर रहे हैं तो जावा में भी एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल मेथड्स को डॉट 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 लगा के हम चेन करके यूज करते हैं। पाइथन के अंदर भी हम करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी करते हैं, सी शार्प के अंदर भी हम करते हैं। इसी तरीके से जेक्यूरी भी उस चीज को अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको कह दिया अगेन डॉलर सेलेक्टर यूज किया आईडी वाला डॉट सीएसएस, अब ये एक्शन आ गया कि मैं सीएसएस चेंज कर रहा हूं, ठीक। और फिर उसको मैंने स्टाइल की प्रॉपर्टी कॉलन कॉमा वैल्यू दे दी कि कलर प्रॉपर्टी आई, वहां पे हम डबल कॉलन लगाते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के चेंज करते हैं। तो मैंने सीएसएस भी चेंज कर रहा हूं, यहां से ये भी पता चला। फिर सीएसएस चेंज करने के बाद मैंने एक और एक्शन लगा दिया स्लाइड अप, तो वो पहले उसका कलर चेंज करेगा फिर उसको स्लाइड ऊपर कर देगा। जो भी आपका कंटेंट हुआ, चाहे डिफ टैग हो, टेबल हो, इमेज हो, जिसके अंदर भी माय एलिमेंट आईडी होगी ना, उसका पहले कलर चेंज होगा फिर उसका स्लाइड अप होगा तो कंटेंट पूरा स्लाइड होकर ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर जाने के बाद फिर मैंने एक और इवेंट कॉल कर दिया एक्शन स्लाइड डाउन का,
ये स्लाइड अप स्लाइड डाउन सीएसएस एग्जांपल्स ने डिस्कस किए हैं, स्लाइड डाउन करेंगे वापस नीचे आ जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं चेनिंग ऑपरेशंस। ये एक पहले एलिमेंट उठाओ, उस पर सीएसएस अप्लाई करो, फिर उसको स्लाइड अप करो, फिर उसको स्लाइड डाउन करो, ये तमाम कनेक्ट हो रहे हैं इस डॉट ऑपरेटर के तहत। ठीक है, ये चीज सीएसएस में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी पॉसिबल है, अलाउड है, जावा के अंदर भी होती है, पाइथन के अंदर भी होती है, सी शार्प के अंदर भी होती है, सेम गोज हियर एज वेल। ठीक है, तो ये एक रूल ऑफ प्रोग्रामिंग है जो अमूमन क्लियर होना चाहिए। सॉरी, हाँ हाँ अभी आते हैं, मैं एग्जांपल्स कराता हूं। ठीक है, चलें, ठीक, ये है इसका बेसिक यूज ऑफ सीएस जेक्यूरी सिंटैक्स और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के साथ, चेनिंग के साथ। यार ये हम इस तरह से पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं कि यार इसको जो है हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं सेलेक्टर्स को। तो अब यहां से अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा यार जेक्यूरी है क्या, अब आगे की जितनी गेम है ना वो अगेन 3 वर्ड्स के ऊपर घूमती है। डॉलर साइन तो सबके अंदर स्टैंडर्ड है, सेलेक्टर एक्शन, सेलेक्टर एक्शन। सेलेक्टर की जब हम बात करते हैं तो 3 तरह के सेलेक्टर्स हम टिपिकली इस्तेमाल करते हैं, और भी हैं 3 तरह के टिपिकली हम इस्तेमाल करते हैं। पहला कहलाता है एलिमेंट, जिसमें हमने टैग का नाम दे दिया, फिर वो डिव होगा तो डिव आ जाएगा, पैराग्राफ होगा तो पैराग्राफ आ जाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी, आपकी मर्जी। जिस HTML टैग के ऊपर आप काम कर रहे हो उस टैग का नाम आ जाएगा। दूसरा आईडी, तो HTML टैग में जाके हम आईडी बताएंगे, वो आईडी हैश से यहां पे इस्तेमाल होगी। तीसरा क्लास नेम, अगर वहां पे क्लास नेम दिया हुआ है तो क्लास नेम। ये तीनों रूल्स वही है जो हम CSS में भी यूज कर रहे हैं, और वही चीज आएगी, नाम हम तब्दील नहीं करेंगे, हम एक ही क्लास देते हैं HTML के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर पैराग्राफ आ गया, मुझे उसको तब्दील करना है पैराग्राफ टैग के साथ, तो मैं पैराग्राफ टैग दूंगा, ये वही CSS में आ गया। CSS में पैराग्राफ टैग का P लिखते हैं एक्सक्यूज मी, यहां पे हम डॉलर इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर पैराग्राफ टैग आएगा या डिव आएगा, ठीक है, या जो भी टैग देंगे उन्हें आ जाएगा। फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट चेक किया, हमने कहा बटन, अब इसका मतलब मेरे पास एक टैग होगा जिसका नाम होगा बटन करके। ठीक है, यहां पे सेलेक्टर दिया हुआ है बटन, तो मींस मैंने टैग एक उठाया हुआ है बटन का, ये वाले इस बटन को रिफर करेगा। इस बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो उसके नतीजे में मैंने फंक्शन बना दिया रन टाइम पे, फिर वही डॉलर पैराग्राफ में जाओ, उसका एक्शन लगा दिया हाइड। तीनों लाइंस ऑफ कोड में सिंटैक्स एक ही है, सिंटैक्स एक ही है, डॉलर सेलेक्टर एक्शन, डॉलर सेलेक्टर एक्शन, डॉलर सेलेक्टर एक्शन। यहां पे डॉलर सेलेक्टर था डॉक्यूमेंट, उस पर रेडी स्टेट चेक किया, अगर रेडी है तो उसकी बॉडी के अंदर फिर हमने कहा दोबारा जेक्यूरी का कोड लिखा। अच्छा, यहां पे मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूं, यहां पे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। अक्सर एग्जांपल्स में ये भी किया गया कि अगर जावास्क्रिप्ट आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर मैनिपुलेशन या कुछ ऐसा कर रहा है, तो ये चेक इंश्योर करने के लिए कि पहले, फॉर एग्जांपल अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू अलर्ट लगाते हैं, अगर आपने एग्जांपल्स अभी तक किए हैं, पूरा HTML पेज लिखो, उसमें 10 12 20 टैग्स हैं, नीचे बॉटम में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, उस पर लिख दिया विंडो डॉट अलर्ट, जैसे ही पेज लोड होगा HTML दिखाने से पहले वो विंडो का अलर्ट दिखाता है। समहाउ ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को पहले एग्जीक्यूट करता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट का कोड पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर HTML का कोड एग्जीक्यूट होता है। वहां पे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के कोड को भी रोकना है कि पहले तब तक एग्जीक्यूट ना हो जब तक कि मेरे पास पेज लोड ना आ जाए, तो हम उसको भी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर रखते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरा ऑप्शनल है, ये तो अब मेरी मर्जी का कोड आ गया, कोड यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड आ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड भी दे सकते हैं, नॉर्मल मैंने जेक्यूरी भी दे दी। फिर इसके अंदर मैंने एक और कोड दे दिया, डॉलर बटन वाले सेलेक्टर उठाओ, उसके ऊपर क्लिक लगाओ, जब क्लिक होगा तो इसके सिंटैक्स में है कि क्लिक को मुझे एक रन टाइम फंक्शन देना है ताकि ये उसका ऑपरेशंस भी बताए, जब ये एक्शन परफॉर्म हो तो उसके नतीजे में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। जब यूजर ये क्लिक वाला एक्शन परफॉर्म करे तो उसके बाद आपने होना क्या, करना क्या, उसके लिए हमने कह दिया कि भाई ये फंक्शन है। फंक्शन में जाने के बाद अगेन ये वाला जो कोड है, इसको भी मैं चाहूं तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूं, यहां पर भी जावास्क्रिप्ट आ सकती है, ये पूरी लीगल चीज है। लेकिन हमने एक और जेक्यूरी डाल दी, अगेन वो भी जावास्क्रिप्ट का ही एक फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट ही है बेसिकली। फिर इसको कहा डॉलर
पैराग्राफ का टैग उठाओ, उसको हाइड कर दो। ठीक है, यही कोड अगर अब मैं पूरे डॉक्यूमेंट में लिखने गया, हमने HTML का डॉक्यूमेंट लिखा, हमने स्क्रिप्ट का टैग दिया हेड के अंदर, यहाँ पे CDN का लिंक दे दिया, फिर स्क्रिप्ट का दूसरा टैग बनाया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट पहले चेक की, डॉलर बटन ऑन क्लिक फंक्शन बना दिया कि जब बटन पे क्लिक होगा तो पैराग्राफ को हाइड करो। HTML में आ गए तो ये पैराग्राफ टैग्स आ गए, बटन का हमने यहाँ पे टैग बना दिया, तो ये बटन का सेलेक्टर आ गया, पैराग्राफ PP लिखा हुआ है तो ये पैराग्राफ का सेलेक्टर आ गया। जब आप कोड चलाओगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। फिर ये जो बटन होगा, जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो जो पैराग्राफ आपने लिखे थे वो सब हाइड हो जाएंगे। अब यही चीज मैं जावास्क्रिप्ट के साथ टिपिकली कर सकता हूं, यही चीज मैं जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकता हूं। वहां पे मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, फिर ब्रैकेट में P लिखेंगे, डॉट CSS डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू हाइड। ठीक, ये मैंने मिड टर्म में भी दिया था सवाल, डिस्प्ले नन होगा, सॉरी। ठीक है, डिस्प्ले को हम नन कर देंगे तो नन से वो हाइड हो जाएगा। फिर वापस शो करना है तो पूरी ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ब्लॉक करना पड़ेगा। यहां पे क्या आएगा, यहां पे एक्चुअल में सिर्फ ये कोड है इसको ब्लॉक करने का, यहां पे एक लाइन से हो रहा है। हाँ हाँ, कोई भी, वो तो नॉर्मल कोड है ना। देखो सेमीकोलन आ गया, सेमीकोलन का मतलब ये स्टेटमेंट पूरी हुई। अब इसके अंदर और बहुत सारी कोड आ सकता है, इसीलिए हम ब्लॉक यूज कर रहे हैं। ब्लॉक का मतलब ये कि मल्टीपल लाइंस आएंगी, आगे कुछ एग्जांपल्स में है, लेकिन आप जितना देना चाहे दे सकते हो। नहीं नहीं नहीं, कॉमा नहीं, यहां पे जो है ना, उप्स, फॉर एग्जांपल ये तो CSS का आ गया, स्लाइड चली गई, ओके। कॉमा डाल के नहीं आता हमारे पास, जब जावास्क्रिप्ट हम लिखते हैं ना jQuery का, तो ये सिंगल स्टेटमेंट आ गई, ये सेमीकोलन एंड हो गया। अब इस पे दूसरी स्टेटमेंट अलग आएगी, कॉमा देके नहीं आएगा। कॉमा एक सिचुएशन में आता है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इवेंट पे। ठीक है, वो टॉगल एक इवेंट कहलाते हैं, वहां पे एक्चुअली हम दो फंक्शंस कॉमा देके करते हैं। जी, सेम इसी तरीके से वो करंट को उठाएगा। अब वो हमारे ऊपर है, मैं अभी एग्जांपल देता हूं, आई थिंक दिस का एग्जांपल है। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल हम देते हैं हॉवर के ऊपर, अभी तो हमने क्लिक के ऊपर लगाया था, फिर उसमें हम हॉवर दे देंगे कि जब हॉवर हो तो पैराग्राफ P की जगह पे दिस आ जाएगा, कि जिसके ऊपर हॉवर हो रहा है ना उसके ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, वो इवेंट्स पे भी आते हैं, मेरे ख्याल से एग्जांपल मैंने दिया हुआ, मैं क्लियर कर देता हूं। इसी तरीके से हम CSS में भी आ जाते हैं, पैराग्राफ CSS बैकग्राउंड कलर, उसका कलर चेंज कर दो। फिर मुझे दूसरी प्रॉपर्टी देनी है, फिर मैं ये देखूंगा पैराग्राफ में जाओ, CSS में जाओ, कलर को चेंज करो। यहां पे आप वाला सवाल, सॉरी आई थिंक एक वक्त में एक ही हो रही है, इस पर मल्टी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी आई, कॉलन उसकी वैल्यू आई, प्रॉपर्टी आई, कॉलन उसकी वैल्यू आई। ठीक है, ID सेलेक्टर, ये था टैग सेलेक्टर, इसी तरह ID सेलेक्टर आ गया। ID सेलेक्टर के अंदर भी वही चीज, डॉलर #test ID आएगा बस। ठीक है, इसका भी कोड वही बनेगा कि मैंने पैराग्राफ टैग लिखा, उसको ID टेस्ट दी, और फिर यहां पे हमने ID टेस्ट को कॉल करा। ये चीज, अब ये जो ID टैग है ना, ये एक ही दफा लिखेंगे। ये ID CSS भी इस्तेमाल कर सकता है, ये ID जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल कर सकता है, ये ID आपका jQuery भी इस्तेमाल कर सकता है। HTML के हवाले से ID का टैग एक ही आएगा, ID = टेस्ट। इस्तेमाल के हिसाब से यही चीज HTML के इसी ID को CSS भी बैक वक्त इस्तेमाल कर सकता है, जावास्क्रिप्ट भी बैक वक्त इस्तेमाल कर सकता है, jQuery भी बैक वक्त इस्तेमाल कर सकता है। आगे React, Vue.js, AngularJS, Node.js, वो सब जावा के अलग फ्रेमवर्क हैं, ID हम एक ही यूज करेंगे। एक ही ID पे मल्टीपल फ्रेमवर्क्स के साथ हम काम कर सकते हैं। तो ID मैंने एक ही दी, फिर मैंने कहा कि यार डॉलर इस ID को हाइड कर दो। तो जब आप इसको यूज करोगे, कंटेंट पे क्लिक किया तो ID से भी हाइड हो जाएगा। या फिर क्लास सेलेक्टर यूज करो, तो क्लास सेलेक्टर के लिए भी वही कि हम सेटअप के अंदर क्लास बता देंगे कि यार क्लास = टेस्ट। अब जिस टैग की भी क्लास टेस्ट होगी उसको डॉट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। सेम CSS वाला रूल, CSS में भी डॉट लगा के क्लास को पुकारते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी डॉट लगा के क्लास को पुकारेंगे, jQuery के अंदर भी डॉट लगा के क्लास को पुकारेंगे। ID है तो CSS के अंदर भी हैश लगा के ID को पुकारा जाएगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हैश लगा के ID को पुकारा जाता है, jQuery के अंदर भी ID लगा के पुकारा जाएगा। यही चीज React के अंदर भी है, यही इसी तरीके से हम Vue.js के अंदर भी करते हैं, यही चीज AngularJS के अंदर भी है,
यही चीज Node.js के अंदर भी है। तो ये आईडी सेलेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब पूरी जेएस के अंदर सेम सेटअप चलता है। पूरा जावास्क्रिप्ट में जहां भी जाएंगे आपको सेम चीज मिलेगी। इस तरह से कुछ एडिशनल सेलेक्टर्स भी मौजूद हैं jQuery के अंदर। उन एडिशनल सीएसएस को फॉर एग्जांपल हमने स्टैटिक यूज किया होता, ठीक, सीएसएस में भी स्टैटिक था। स्टैटिक का मतलब ये तमाम के ऊपर अप्लाई कर दो। तो यहां भी आप तमाम किसी पूरे के पूरे HTML टैग्स के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, सबको हाइड करना चाह रहे हैं, पूरा पेज ही हाइड हो जाए फॉर एग्जांपल, तो हम स्टैटिक लगा सकते हैं। इसी तरह से दिस का यूज आ गया। दिस का मतलब सेलेक्ट करंट HTML एलिमेंट। अब वो करंट HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के मल्टीपल तरीके, मींस करंटली जो यूजर जिसके ऊपर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल लॉगिन का पेज आपने बनाया, तो जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हो ना वो करंट हुआ, फिर आपने टैब दबा के पासवर्ड पे गए तो वो पासवर्ड वाला करंट हो गया, ठीक, फिर आपने टैब दबाया तो आपने लॉगिन बटन पे आया गया तो लॉगिन बटन करंट हो गया। फिर पूरा फॉर्म बना रहे हैं, उसमें 100 फील्ड्स हैं, जिस टेक्स्ट फील्ड पे भी आपने करंटली क्लिक किया हुआ है जो एक्टिव है वो आपका करंटली दिस में आ जाता है। फिर आप हवर से भी कर सकते हो कि जिसके ऊपर मैं हवर कर रहा हूं तो वो एक्टिव है, वो करंटली एक्टिव है, जब वो एक्टिव है तो वो दिस में आ जाएगा। यूट्यूब ऐसे ही कर रहा होता है हमारे पास। इसी तरीके से p.intro इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ये भी CSS में है। टैग नेम डॉट क्लास नेम, तो ये वो चीज यहां भी हमारे पास अप्लाई हो गई। इसी तरीके से यहां पे एक और ऑप्शन आ गया कॉलन फर्स्ट का। कॉलन फर्स्ट का मतलब ये कि जो पहली अकरेंस ऑफ पैराग्राफ टैग है, हो सकता है मेरे पेज के अंदर 10 पैराग्राफ हो, तो सेलेक्टर है जो पहला पैराग्राफ है उसको यूज करो। या फॉर एग्जांपल यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाओ, स्पेस लिस्ट आइटम कॉलन फर्स्ट। अब ये भी सीएसएस में अलाउड है कि आप नेस्टेड हम क्लास नेम्स देते हैं, यूएल स्पेस लिस्ट आइटम डॉट होवर, तो वही चीज यहां पे आ गई। इस तरह से हम किसी भी टैग को सेलेक्टर के तौर पे पुकार सकते हैं। सिमिलरली jQuery को आप अलग फाइल में भी लिख सकते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल्स हमने किए थे, वहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड अलग लिखा था क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ही कोड है। इसको भी आप अलग फाइल में लिख के उसको सिंपली script.srs myjQuery function.js की फाइल में सेव करके इंक्लूड करा सकते हो। तो अगर बहुत ज्यादा jQuery का कोड है तो आप उसको अलग फाइल में भी रख के सेव करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जरूरी नहीं कि हम हर दफे सेम में लिखें। अगर ये अलग फाइल है तो स्क्रिप्ट का टैग नहीं आएगा, डू कीप इट दैट। चाहे स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट हो, चाहे जावा jQuery का हो, ये कोड अगर अलग सेपरेट इंडिविजुअल फाइल में लिख रहे हैं तो फिर हमें उसको स्क्रिप्ट टैग नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग में हम एक्चुअली इसको यहां पे इंक्लूड करवा रहे हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी समझ में आई सेलेक्टर्स की, बेहतरीन हुआ। अब आ जाते हैं इवेंट्स के ऊपर। ठीक है जी, क्योंकि है जावास्क्रिप्ट, jQuery है जावास्क्रिप्ट ही, सिर्फ थोड़ा फ्रेमवर्क बना के उन्होंने प्रोटोकॉल तब्दील कर दिए, बाकी कोड हमारा जावास्क्रिप्ट का ही है, इसीलिए स्क्रिप्ट के टैग नहीं आएगा। .js करके ही फाइल सेव होगी। इवेंट्स में आ गए। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास जो इवेंट्स हैं ये सारे वही इवेंट्स हैं। jQuery उन तमाम इवेंट्स को सपोर्ट करता है एज एक्शंस। एक्शन के तौर पे ये तमाम इवेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, जिसमें क्लिक का हमने ऑलरेडी देखा, डबल क्लिक है, माउस एंटर है, माउस लीव है, की प्रेस, की डाउन, की अप, सबमिट, चेंज, फोकस, ब्लर, लोड, राइट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे इवेंट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक, यूज करने का तरीकाकार क्या होगा, वही चीज के पैराग्राफ टैग डॉट क्लिक, तो ये आ गया $, सेलेक्टर डॉट क्लिक। अब क्लिक का जो सिंटेक्स है कि क्योंकि ये इवेंट्स हैं, मींस दे विल बी ट्रिगर्ड, and when they are triggered certain actions have to be performed. When they are triggered, जब ये event trigger होगा, that means you need to perform certain actions. वो action कहां पे हम लिखें, उसका syntax आ गया, उसके लिए आपने रन टाइम फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन के अंदर आप अपना कोड लिखो। तो ये क्लिक इवेंट, इन अदर वर्ड्स यूं समझो कि इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए रन टाइम फंक्शन का। तो ये रन टाइम फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं फंक्शन वर्ड के साथ, कोई नाम नहीं आता, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज की कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक स्टार्ट गया ब्लॉक क्लोज और यहाँ पे कोड आ जाएगा। अब ये जो कोड है ये jQuery का कोड भी हो सकता है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तमाम जावास्क्रिप्ट का कोड भी आ जाएगा, jQuery का कोड भी आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लिक का इवेंट आ जाता है, तो मैंने पैराग्राफ टैग सेलेक्टर यूज किया, डॉट क्लिक फंक्शन बनाया,
मैंने कहा दिस डॉट हाइड कर दो। करंट जो एलिमेंट है जिसके ऊपर माउस ओवर कर रहा है, या जैसे अक्सर हम बीच में कभी कभी कोड आता था कि जैसे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूं लॉगिन बटन गायब हो जाए, ठीक है, ये गेम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। jQuery के अगर आप गेम बना रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास बलून्स पॉपअप हो रहे हैं, जिस बलून पे मैं क्लिक करूं वो गायब हो जाए, ठीक है। तो अब बलून्स के तो बहुत सारे टैग है, तो मैं दिस पे जाता हूं कि जो करंट पे मैं क्लिक कर रहा हूं ना वो एक्टिव हुआ, उसको हाइड कर दो। तो जिस बलून पे मैं टैग करूंगा बलून हाइड होता शुरू हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के तहत हम फिर jQuery का इस्तेमाल करते हुए कंपोनेंट्स के ऊपर एनिमेशन करते हैं। सिंगल लाइन ऑफ कोड से हमारे पास इफेक्ट आ जाता है। इसी तरीके से फिर मेरे पास डबल क्लिक आ जाएगा, इसको भी लिखने का तरीकेकार वही हैश डॉलर साइन सॉरी सेलेक्टर और फिर डॉट डबल क्लिक, फिर वही फंक्शन जो भी कोड आप दोगे। इसी तरीके से माउस एंटर का इवेंट है, इसका भी तरीकाकार वही डॉलर साइन सेलेक्टर दे दो और फिर माउस एंटर फंक्शन का हमने आर्गुमेंट दे दिया जो भी कोड आप देना चाहो। इसी तरीके से माउस लीव, इसी तरीके से हमारे पास फोकस, उसी तरह बाकी सारे फंक्शन। तो एज जो मैंने पहले की कि jQuery का जो बेसिक सिंटैक्स है वो शुरू का प्रोटोकॉल है डॉलर साइन सेलेक्टर एक्शन। एक्शन सिर्फ तब्दील हो रहे हैं, आगे हम सिर्फ एक्शंस को जाएंगे। सेलेक्टर के 3 बेसिक रूल हैं जो हमें ऑलरेडी पता हो जाने चाहिए। अब जो आगे जितनी भी सेल इसमें गेम है ना वो सिर्फ इसके फंक्शंस की, ये एक्शंस के सॉरी। यहां पे मैं इवेंट्स डील कर रहा हूं तो इवेंट के नाम आ गए, आगे हम एनिमेशन पे जाएंगे तो एनिमेशन के नाम आ जाएंगे, डॉम मैनिपुलेशन पे गए तो डॉम मैनिपुलेशन के नाम आ जाएंगे। लिखने का तरीकाकार एग्जैक्टली एक ही है, कोई और रूल चेंज नहीं है। इसी तरीके से एक हवर का इवेंट है। अब हवर के इवेंट के अंदर एक्चुअली क्या है, 2 इवेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। जब भी हम हवर यूज करेंगे तो jQuery ने, वैसे जावास्क्रिप्ट में नहीं, jQuery ने 2 इवेंट्स को कंबाइन कर दिया। जब भी आप हवर करोगे तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट माउस एंटर और माउस लीव दोनों इवेंट एक साथ चाहिए। हेंस इस हवर को 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, माउस एंटर वाला कोड और माउस लीव वाला कोड। अब यहां पे हम कॉमा देके सेपरेट कर रहे हैं। अब यहां पे हम कॉमा देके 2 आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। हमें पता है कि जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो हम फंक्शन का नाम यूज करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट की, हमने एक वैल्यू दी, कॉमा दूसरी वैल्यू दी। तो यहां पे हमने क्या किया, हवर फंक्शन ये एक आर्ग्यूमेंट आया, कॉमा ये फंक्शन दूसरा आर्ग्यूमेंट आया, ये रहा एक्स ये रहा वाई। इस हवर को अब 2 फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट चाहिए, दोनों रन टाइम फंक्शन चाहिए। पहला वाला बाय डिफॉल्ट वो माउस एंटर करके उठाएगा, दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट वो माउस लीव करके उठाएगा। हेंस इसका जब आप कोड भी लिखोगे तो उस कोड के अंदर भी वही एग्जांपल आता है, HTML स्क्रिप्ट डॉलर डॉक्यूमेंट पैराग्राफ 1 टैग हैश लगा दिया, हवर का इवेंट दिया तो फंक्शन स्टार्ट किया, फंक्शन यहां पे एंड हुआ, ये कॉमा दे दिया हमने, फिर दूसरा फंक्शन दिया, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो जो पहला फंक्शन होगा उसमें मैंने JS का कोड दे दिया एंटर और दूसरे में दे दिया लीव का। तो ये क्या करेगा कि जब माउस इस पैराग्राफ के ऊपर हवर करेगा तो अलर्ट आ जाएगा यू एंटर्ड, जैसे इससे बाहर जाएगा तो मैसेज आ जाएगा यू लेफ्ट। एक ही इवेंट से लीव और ऑफ का दोनों इवेंट आ गया, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाह रहे हो। ये चीज होती है अब होती है यूट्यूब की वीडियो के अंदर। फॉर एग्जांपल जो ब्राउजर पे हमें नजर आती है, माउस एंटर किया तो वीडियो प्ले हो गई, माउस लीव किया तो वीडियो स्टॉप हो गई, माउस एंटर किया तो वीडियो प्ले हुई, माउस लीव किया तो वीडियो प्ले हुई। तो हवर इवेंट के तहत उन्होंने 2 इवेंट्स को ऑटोमेटिकली ट्रिगर किया, माउस एंटर माउस लीव का। और दिस के थ्रू अंदर जो कोड है वो दिस के थ्रू रीड करते हैं कि जिसके ऊपर माउस आ रहा है वो एक्टिव हो, वो दिस वाले टैग से उसको प्ले करो स्टॉप हो जाए, दूसरी वीडियो वो दिस पे प्ले बैक। तो ये 4 लाइनों का कोड पे पूरी वीडियो प्लेबैक हो रही है पूरे यूट्यूब के ऊपर। बेसिक 4 से 5 लाइनों का कोड है, पूरी वीडियो प्लेबैक स्टॉप हो रही है ब्राउजर के ऊपर जब हम माउस को होवर करते हैं। ठीक है, तो jQuery का एडवांटेज ये मिलता है कि कोड को हमें सिंप्लीफाई कर लेता है। तो इस तरह से सारे इवेंट्स हैं, आप किसी भी इवेंट को किसी के ऊपर भी लगा के अप्लाई कर सकते हैं, सारे इसी के नेम है। ठीक, अब ये फॉर्म के इवेंट्स हैं, तो मींस जब आप टेक्स्ट फील्ड्स फॉर्म्स इनपुट करोगे उनके ऊपर ये एप्लीकेबल। नाउ यहां तक बात समझ में आई। क्लास में हमने jQuery, उसके बेसिक सिंटैक्स और उसके बेसिक जो इवेंट्स वगैरह हैं, उसका यूज़ का तरीक़ाकार है, वो हमने थोड़ा देखा था। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत वहाँ तक बात समझ में आई तो एजेक्स कर रहा हूँ दिमाग में, jQuery
बेसिकली अब आगे भी ऑलमोस्ट उसी तरह की सेम चीज़ है, क्योंकि उसका सिंटैक्स वही एक सिंगल लाइन है, सिर्फ एक्शन जब हमारे पास तब्दील हो रहे हैं, सेलेक्टर्स वही हमारे पास है। तो अब आगे जितना भी है ना वो एक्चुअली डिफरेंट टाइप के एक्शंस हैं, जैसे हम इवेंट्स वगैरह ऑलरेडी देख कर आए, ठीक है। तो इसके अंदर आज बात होगी हमारी jQuery इफेक्ट्स के ऊपर। देयर आर 5-6 डिफरेंट इफेक्ट्स जिनके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। हाइड के ऊपर ऑलरेडी थोड़ा एग्जाम्पल देख कर आए, अगेन हाइड हुआ, फेड हुआ, स्लाइड हुआ, एनिमेट हुआ, स्टॉप वगैरह, ठीक। सो लेट्स बिगिन विथ हाइड एंड शो फंक्शन। अब हाइड एंड शो फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं कि किसी भी कंपोनेंट को ब्राउज़र के ऊपर हाइड और शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन वी विल टेक द सेलेक्टर और फिर हमारे पास एक्शन आ जाएगा। अगर यूज़र किसी बटन पे क्लिक करता है तो उसके नतीजे में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो हमने रन टाइम फंक्शन बनाया और फिर पैराग्राफ सेलेक्टर दिया, उसको हाइड। तो हाइड वाला फंक्शन उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो है हाइड कर देगा। सिमिलरली शो वाला फंक्शन, शो वाला फंक्शन उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को जिसको हम हाइड कर कर आए वापस शो कर देगा। तो ये दो फंक्शंस हमारे पास बिल्ट इन है, ये सिंपल इफेक्ट्स कहलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक जावा अपना सिंपल HTML का हमने कोड लिखा, स्क्रिप्ट टैग दिया, उसमें हमने इसकी CDN का लिंक दे दिया, देन स्क्रिप्ट हमारे पास टैग आया, फिर बॉडी लिखी, पैराग्राफ टैग दिया, स्टैंडर्ड सिंपल बटन है। दो बटन हमने बनाए, एक की ID रखी हाइड, ठीक, दूसरे की हमने ID रखी शो करके, दो सिंपल बटन बना दिए। फिर जावास्क्रिप्ट में जब आए हम, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने स्क्रिप्ट का टैग दिया हुआ है, डॉलर यूज़ किया, मीन्स ये एक्चुअली jQuery है। इसमें दो इवेंट्स हमने रखे हैं, एक है हमारे पास हाइड, दूसरा है हमारे पास शो का, ठीक। मीन्स कि जब यूज़र हाइड वाले बटन पे क्लिक करेगा तो उसके नतीजे में पैराग्राफ को हम हाइड कर देंगे, और अगर यूज़र शो वाले बटन पे क्लिक करेगा तो उसी पैराग्राफ को वापस हम शो कर देंगे। तो जिस सेलेक्टर को आप दोगे वही सेलेक्टर हाइड होगा, वही सेलेक्टर शो होगा, सिंपल एज दैट। तो अक्सर औकात हमारे इस तरह की नीड्स आ जाती हैं, तो हम बटन बना देंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट हाइड हो गया या शो हो जाएगा। इस हाइड और शो में एक और पैरामीटर आता है स्पीड का। स्पीड मींस पैरामीटर्स को हम मिली सेकेंड्स के अंदर ये बता सकते हैं कि आप हाइड इमीडिएटली हो जाओ या थोड़ा स्लो स्पीड के साथ हाइड हो जाओ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने दे दिया 1000 मीन्स अप्रॉक्सीमेट 1000 मिली सेकेंड्स है ये, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड बनेगा। तो 1 सेकेंड लगाना इस कंपोनेंट को हाइड करने में, तो एकदम हाइड नहीं होगा, हल्का सा फेड होते हुए 1 सेकेंड के अंदर कंपोनेंट हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से एक और फंक्शन है टॉगल करके। टॉगल क्या करता है, हाइड एंड शो दोनों एक साथ करता है। तो जब आप टॉगल यूज़ करोगे तो ये आपका अगर कंपोनेंट हिडन होगा तो उसको शो कर देगा, अगर शो होगा तो उसको हाइड कर देगा। मीन्स ये टॉगल ये इन्फॉर्मेशन इंटरनली खुद रखेगा कि पैराग्राफ को क्या आपने हाइड किया हुआ है। अगर हाइड किया हुआ है तो मैं उसको ऑटोमेटिकली शो कर दूंगा, और अगर शो किया हुआ है, नज़र विजिबल है, तो ऑटोमेटिकली हाइड कर देगा। तो ये टॉगल के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि कंपोनेंट विजिबल है या नहीं है। अगर है तो उसको शो हाइड कर दो, अगर हाइड हिडन है तो शो कर दो। तो एक ही बटन से एक्चुअली हम हाइड और शो का दोनों काम ले लेते हैं। तो ये टॉगल इफेक्ट के तहत कंपोनेंट को हाइड या शो हम इजीली करवा सकते हैं। उमूमन फिर ये वेबसाइट्स गेमिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट बेस्ड गेम्स जब ऑनलाइन बनती हैं उसके अंदर हम इसका फीचर रखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को हाइड या शो करने के लिए। इसी तरीके से फेडिंग मेथड्स आ गए। फेड मेथड भी जैसे नेम बता रहा है, फेड इन का एक मेथड है, फेड आउट है, फेड टॉगल है और फेड टू कर। इनका काम भी वही है कि मैंने अगर बटन के ऊपर क्लिक लगा रहा हूँ तो हो सकता है कि div 1 है, मैं उसको कह रहा हूँ फेड इन हो जाए, तो वो कंपोनेंट फेड इन हो जाएगा। फेड का मतलब ये कि आहिस्ते आहिस्ते विजिबल हो जाएगा। फेड आउट गायब कर देगा, फेड इन उसको वापस विजिबल कर देगा, ठीक है। तो वो कंपोनेंट हमारे पास विजिबल हो जाएगा। फेड इन लिखें, फेड आउट लिखें, टॉगल अगेन अगर फेड इन होगा तो हाइड कर देगा, हाइड है तो उसको शो कर देगा, लेकिन फेड वाले इफेक्ट के साथ करेगा। ये भी हाइड एंड शो लेकिन फेडिंग इफेक्ट के साथ। इसमें हम स्लो वाला पैरामीटर लगा देंगे, तो ये कीवर्ड है स्लो। स्लो लिख सकते हैं, फास्ट लिख सकते हैं। स्लो से वो स्लोली करेगा, फास्ट से बहुत फास्ट फेड करेगा। उमूमन फिर हम इसमें भी मिली सेकेंड्स में टाइम देते हैं। तो यहाँ का मतलब यहाँ 3 सेकेंड लगाना इस कंपोनेंट को स्लोली वापस विजिबल करने में, 3 सेकेंड लगाओ, फेड आउट लगाओगे तो वापस हाइड करने में, ठीक।
तो किसी भी कंपोनेंट को आपने हाइड करना है, शो कराना है, ये इफेक्ट अगेन बहुत सारे यूआईज के अंदर हम क्लिक करते हैं, कंपोनेंट हाइड हो जाता है गेम के लिए, मेन्यूज़ के लिए, ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हम ऑप्शन देते हैं कि आप BS इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर रहे हो, BS IT सेलेक्ट कर रहे हो, BS टेलीकॉम, तीनों के नीचे फीचर्स आ रहे हैं कि BS IT के अंदर ये कोर्स है। अगर आपने IT सेलेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम हाइड हो गया और IT हमारे पास एक्सपेंड हो गया। तो हम इस तरह के इफेक्ट्स वेबसाइट के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से दे सकते हैं कि यूज़र जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से सेटिंग आ जाए। आप फॉर्म दे रहे हो कि भाई आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप प्रोग्राम BS स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो तो जैसे उस पर क्लिक करोगे तो स्कॉलरशिप वाला डिटेल्स आपके पास शो हो जाए। अगर आप कह रहे हो नहीं मुझे इसको विदाउट स्कॉलरशिप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर रहा हूँ तो अब सेल्फ फाइनेंस वाला फॉर्म विजिबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारे फीचर्स वेबसाइट्स पे आती है कि डिपेंडिंग ऑन आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, कंटेंट्स डिस्प्ले हो जाए या कंटेंट हाइड हो जाए, डिपेंडिंग ऑन अब आपके यूज़ के ऊपर है। तो जिस टैग के ऊपर, जिस डिव के ऊपर भी आप लगाओगे तो वो हाइड या शो हो जाएगा या फेड के साथ, एनिमेशन के साथ ऑटोमेटिकली चीज़ आ जाएगी। तो ये सिंपली एक फंक्शन है, अगेन एक्शंस इनको कहलाते हैं। एक्शन लगाओगे काम हो गया, कोई इसमें फिर हमें एक्स्ट्रा कोड नहीं करना। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैन्युअली भी हम कर सकते हैं पर उसके लिए कोड बहुत बड़ा होता है। तो jQuery हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि हम बड़ी आराम से, बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद फीचर आता है स्लाइडिंग का। अगर हाइड और शो हमने नहीं लगाया तो टॉगल यूज नहीं होगा। जैसे स्लाइड आ गया, स्लाइड में भी स्लाइड डाउन है, अप है और स्लाइड टॉगल है। ठीक है, इसी तरह फेड के अंदर भी टॉगल था, इसी तरह सिंपल टॉगल है हाइड एंड शो का। तो टॉगल का मकसद ये कि आप हाइड एंड शो इंडिविजुअली नहीं करो, लगाओ ही नहीं, टॉगल ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो कर रहे हैं। एक ही बटन से, अगर आपने एक बटन बनाना है उस पर एक बटन में मैं क्लिक करूं तो कंपोनेंट हाइड हो जाए, उसी पे क्लिक करूं तो शो हो जाए, तो उस सूरत में हम टॉगल यूज करते हैं। मैंने अभी फॉर्म का एग्जाम्पल दिया, अगर मैं सेल्फ फाइनेंस पे करूंगा तो सेल्फ फाइनेंस वाला फॉर्म विजिबल हो जाए, अगर मैं स्कॉलरशिप पे कर रहा हूं तो स्कॉलरशिप वाला फॉर्म हो जाए, वो वाला फॉर्म हाइड हो जाए। अब वहां पे मुझे हाइड और शो मैन्युअली करना पड़ेगा कि अगर यूजर ने स्कॉलरशिप वाले पे क्लिक किया है तो सेल्फ फाइनेंस वाला डेटा जो है वो फॉर्म हाइड हो जाए, स्कॉलरशिप वाला शो हो जाए। अगर वो सेल्फ फाइनेंस वाले पे कर रहा है तो वो सेल्फ फाइनेंस वाला शो हो जाए, स्कॉलरशिप वाला हाइड हो जाए। तो यहाँ पे आप टॉगल नहीं लगेंगे, मैनुअल काम करेंगे। तो ये इसने कहा कि तीनों चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तीनों चीज़ आप कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो, हाइड एंड शो, या टॉगल से एक्चुअली एक ही बटन से दो काम हो रहा है। तो उसके लिए हाइड एंड शो मैनुअल लगाना जरूरी नहीं है, या वही लगाओ वही लगाओ। तो स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड का नाम हमें पता है क्या करेगा। कोई भी कंपोनेंट होगा उसको ऊपर से नीचे लेकर आएगा, स्लाइड डाउन। कोई भी कंपोनेंट होगा उसको स्लाइड अप करोगे तो एक्चुअली स्लाइड करके उसको ऊपर ले जाएगा। टॉगल से अप एंड डाउन का हमारे पास फीचर आता है। ये उमूमन हम गेम के अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी नेट नहीं चलता तो डायनासोर की जंपिंग वाली गेम आ जाती है ब्राउजर के ऊपर, तो वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड गेम होती है, लोकली ब्राउजर पे ऑलरेडी डाउनलोड एक दफ़ा कर ले तो आ जाती है। इंटरनेट नहीं होता तो वो डायनासोर आता है। जब आप की प्रेस कर रहे हो तो स्लाइड अप स्लाइड डाउन, खैर उसमें जंप का एक्शन अलग है, बट कॉन्सेप्ट वही है कि स्लाइड अप स्लाइड डाउन हो रहा है। कंपोनेंट अप गया फिर नीचे आया, फिर अप गया फिर नीचे आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉगल का मतलब ये है कि एक दफ़ा प्रेस करोगे तो अगर नीचे है तो ऊपर गया फिर वापस नीचे आ जाएगा, फिर टाइप किया फिर तो ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, फिर टॉगल गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो ये वही गेम वाला इफेक्ट जो डायनासोर जंपिंग वाला इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। खैर उसमें थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स जंपिंग का अलग से कोड दिया है। बहरहाल तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो मैं किसी भी आईडी के ऊपर अगेन बटन के साथ भी लगा सकता हूँ, उसके ऊपर पैनल लगाया, स्लाइड डाउन स्लाइड अप, सेम चीज़। तो jQuery है पूरी वही चल रही है। डॉलर साइन, सेलेक्टर लगाया, सेलेक्टर लगाने के बाद हमने उस पर एक्शन बता दिया। तो जो भी एक्शन है हम बता रहे हैं, चाहे वो हाइड वाला हो, चाहे वो हमारे पास फेडिंग वाला हो, चाहे वो स्लाइडिंग वाला हो, कंपोनेंट्स हमारे पास स्लाइड अप एंड डाउन होते रहेंगे। इसी तरीके से एनिमेट वाला एक और एक्शन है जिससे कंपोनेंट एक्चुअली आप कस्टम एनिमेशन दे सकते हो यूजिंग CSS। अब हम क्या करेंगे, अगेन वही डॉलर सेलेक्ट एनिमेट वाला एक्शन आ गया। इसके सिंटैक्स में एक्चुअली हम दो चीज़ें और प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ हमारे पास आती है पैरामीटर, जिसको आप एनिमेट कर रहे हो, क्योंकि एनिमेशन में आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। फिर दूसरा उसकी स्पीड आ जाती है। पैरामीटर बेसिकली हमारे पास CSS का प्रॉपर्टी आती है। तो यहाँ पैरामीटर में हम एक्चुअली वो CSS की प्रॉपर्टी देंगे और ये उसको खुद ही एनिमेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर, तो हम उसको सिर्फ बताएंगे कि यार बैकग्राउंड कलर को तुमने एनिमेट करना है, वो उसको खुद ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं टेक्स्ट का कलर चेंज हो, तो हम सिर्फ उसको बोलेंगे यार टेक्स्ट के कलर दे दो, ठीक, तो वो उसको खुद ही एनिमेट करेगा। तो हाँ, अभी एग्जाम्पल आ गया।
ठीक, तो मैंने बटन लगाया, ऑन क्लिक का इवेंट दिया, इस इवेंट के साथ हमने लगा दिया डिव टैग कि यार इस डिव को एनिमेट करना है, जो भी फिर डिव हो, डॉलर डिव हमने लगाया हुआ है, एनिमेट का फंक्शन दे दिया। अब उस डिव को मैं दे रहा हूं ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लेफ्ट कॉलन 250 पिक्सल्स। तो ये हमने CSS की प्रॉपर्टी लगा दी। ये CSS की प्रॉपर्टी इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगी, इस चीज़ का ख्याल रखना है सिर्फ, ठीक। तो ये CSS की प्रॉपर्टी इस एनिमेट फंक्शन के अंदर एज एन एक्सप्रेशन, जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन याद है अभी हमने पढ़ा था, तो वही कर्ली ब्रैकेट्स के एक्सप्रेशन के तौर पे यहाँ पे आएगा। ये आई CSS की प्रॉपर्टी, कॉलन उसकी वैल्यू। अब लेफ्ट क्या था, अगेन CSS में हमने पढ़ा था लास्ट एक एग्जाम्पल में प्लेसमेंट के ऊपर कि लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम कंपोनेंट्स को हम पोजीशन करते हैं। तो इसके तहत हम बता सकते हैं कि यार इनिशियली जो कंपोनेंट की पोजीशन है वो डिफॉल्ट 0 है, अब उसको लेफ्ट 250 पिक्सल पे ले जाओ, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जैसे बटन पे क्लिक होगा तो पोजीशन अगर उसकी लेफ्ट साइड पर है तो वो लेफ्ट के 250 पिक्सल्स मूव करके उसको अपनी पोजीशन ले जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसका अगर आप कोड लिखने गए तो कोड में हमारे पास अगेन HTML आ गया, स्क्रिप्ट का हमने CDN लगा दिया, जावास्क्रिप्ट आ गया। फिर यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया जिससे मैं एनिमेट करूंगा, मैंने टेक्स्ट लिखा वगैरह वगैरह जो भी हमारे पास आ रहा है, और एक डिव बना दिया जिसको मैंने मूव करना है। अब यहाँ पे एनिमेट के लिए एक तो रिक्वायरमेंट दी गई, अगर इस पोजीशन वाले एग्जाम्पल में, बाकियों में नहीं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाह रहे हो। पोजीशन के लिए इनिशियल पोजीशन उसने कहा यार एब्सोल्यूट जरूर सेट करना, ठीक है। ये वही पोजीशन एब्सोल्यूट है जो हमने CSS के अंदर एक ऑब्जेक्ट्स के लेआउट के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे लास्ट में एक इमेज के ऊपर पोजीशन टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट पे हमने कंपोनेंट्स सेट किए थे, वहाँ भी हमने एब्सोल्यूट यूज़ की थी, फिर उसको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम दिया था। तो यहाँ भी हमने एब्सोल्यूट पोजीशन दे दी कि यार इनिशियली इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है। फिर ये तो बैकग्राउंड कलर, ये उसकी हाइट और विड्थ हमने डिव की दे दी नॉर्मल, या आप इनलाइन CSS में दो, इंटरनल में दो, एक्सटर्नल में दो, बात एक ही है, इसका कोई मसला नहीं, कोई भी CSS यूज़ करो। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि जब डॉक्यूमेंट में जाओ, पहली बात तो वो रेडी हो जाए, फिर बटन पे जाओ, उसके क्लिक का इवेंट लगाओ, फिर ये डिव ढूंढो, ये वाला, अभी ID नहीं लगाई मैंने, डायरेक्टली सेलेक्टर टैग लगाया, एनिमेट करो, ये ब्रैकेट लगा दी करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर उसकी लेफ्ट 250 पिक्सल कर दो, ठीक। हैंस जब इसका आप आउटपुट देखोगे तो हमारे पास एक बटन आ गया स्टार्ट एनिमेशन, कुछ टेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिर एक डिव टैग आ गया जिसका बैकग्राउंड हमने ग्रीन किया हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट अपनी स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट पोजीशन पर मौजूद है। जब इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये एक्चुअली एनिमेट होता हुआ यहाँ पे जाएगा, ये एक्चुअली एनिमेट होता हुआ स्लाइड करता हुआ जाएगा। ये भी सिमिलर टू स्लाइड अप एंड डाउन है, स्लाइड अप एंड डाउन हमेशा अप एंड डाउन करेगा। एनिमेट में आप CSS की किसी भी प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हो, चाहे वो कलर हो, बैकग्राउंड हो, पोजीशन हो, हाइड और शो कराना हो, आप CSS को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज की है, तो जब इस बटन पे क्लिक होगा तो ये पोजीशन चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो jQuery उमूमन अब इस हिसाब से गेमिंग के अंदर इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल होती है कि आपको फॉर एग्जांपल को गेम बनानी है, कोई अल्फ़ाबेट्स की गेम बनानी है, कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो उसमें jQuery के इफेक्ट्स बहुत आराम से, क्योंकि वो एनिमेशन पोजीशन चेंज को हम बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अब कुछ एग्जांपल्स इसके और देखते हैं। डॉम, ठीक, डॉम का है, डॉम अगेन हम पढ़ कर आए हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है। तो jQuery के अंदर भी हमारे पास डॉम की मैनिपुलेशन मौजूद है। यहाँ तक इफेक्ट्स वाला था, अब डॉम की चीज़ें आ गई। jQuery के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके तहत आप HTML के कंटेंट को तब्दील कर सकते हो, डॉम का यही काम है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो वही हमने कहा कि jQuery एक फ्रेमवर्क, एक रूल के तहत जावास्क्रिप्ट वाला ही काम कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें के तहत उन्होंने काम आसान कर दिया बस। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहला आ जाता है गेट कंटेंट का। तो एक मेथड है हमारे पास टेक्स्ट का, HTML का और वैल्यू का। इसके तहत आप कोई भी कंटेंट रीड कर सकते हो। इन तीन मेथड में से कोई भी यूज़ करो। टेक्स्ट यूज़ करोगे तो सेट्स और रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ अ सेलेक्टेड एलिमेंट। तो किसी भी टैग का कंटेंट रीड करना है, आप टेक्स्ट यूज़ कॉल करोगे। HTML यूज़ करोगे तो सेट्स और रिटर्न कंटेंट सेलेक्टेड एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट होगा टेक्स्ट HTML एलिमेंट पूरा का पूरा टैग आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से वैल्यू करोगे तो किसी भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो रिटर्न होकर आ जाएगी। ये हमारे पास गेट कंटेंट का मेथड आ गया कि डेटा को रीड करने के लिए, HTML के डेटा को रीड करके jQuery को देने के लिए। जैसे इनर HTML है,
जैसे इनर HTML है, जैसे टेक्स्ट कंटेंट है, जैसे डॉट वैल्यू करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू वगैरह, तो वहाँ से हम डेटा को रीड करके चेंज करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, पर यहाँ पे थोड़ा आसान करके वो कर रहा है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसने कहा कि यार पहले हमने HTML बॉडी बनाई, उसमें एक पैराग्राफ बनाया, उसकी आईडी दे दी टेस्ट, इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, फिर बटन बनाया बटन 1 और दूसरा बटन बनाया बटन 2। तो ये सिंपल हमने HTML पहले कोड लिखा, फिर आ गए हम क्यूरी के अंदर, खैर तो है बच्चा, आज इस तरफ से आवाज ज्यादा आ रही है, आज लड़के खामोश बैठे हुए हैं, आज इनको जेक्यूरी समझ में आ रही है। वाह, अपनी तारीफ करो बस, इतना तारीफ पसंद नहीं होना चाहिए यार, बेइज्जती होने में भी देर नहीं लगती। चलें बेटा, थोड़ा सा एहतियात करें, ठीक। क्या कह रहा था मैं, भूल गया। अच्छा, जेक्यूरी में वापस आए, यहाँ पे हमने लगा दिया भाईजान बटन का इवेंट, ऑन क्लिक अलर्ट, क्या कह रहे थे, हाँ सॉरी, टेक्स्ट को रीड करने के लिए। तो हमने HTML का यहाँ पे आईडी टेस्ट बनाया हुआ है, मैंने बटन लगाया कि जब बटन 1 पे क्लिक हो तो अलर्ट मैसेज जाए। अगेन जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया, मैंने अब ये जेक्यूरी के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी, टेक्स्ट एक स्ट्रिंग दे दी, प्लस अब $, डॉलर टेस्ट में जाओ, इस वाली आईडी के अंदर उसका डॉट टेक्स्ट रीड करके ले आओ, कि जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा था वो पूरा का पूरा रीड करके यहाँ पे ले आओ। है वही जेक्यूरी, डॉलर टेस्ट आईडी लगाई, आईडी को उठाओ, उसका डॉट टेक्स्ट मेथड करो, तो ये आपके उस HTML टैग का जो टेक्स्ट था वो रीड करके लेकर आ जाएगा। यही चीज़ जावास्क्रिप्ट से हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर हम टेस्ट देंगे, डॉट इनर HTML या डॉट रीड टेक्स्ट करेंगे, वो टेक्स्ट रीड करके हम वेरिएबल को असाइन करेंगे, तो वो लंबी लाइन आ जाती है। यहाँ पे ये शॉर्ट तरीके से हमने कंटेंट सिर्फ ये लिख दिया और फिर उसको हमने अलर्ट मैसेज में पॉपअप करा दिया। इसी तरीके से फिर हमने कहा कि डॉट HTML रीड करो, कि इस टेक्स्ट में वापस जाओ, अब उसका पूरा का पूरा HTML रीड करो। तो जब इसको हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो इस तरह के 2 बटन आ जाएंगे, बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट लिखा है वो रीड होकर आ जाएगा, डॉट HTML करोगे तो पूरा HTML का जो टैग का कंटेंट है वो हमारे पास रीड होकर आ जाएगा। तो ये हुआ सिंपली गेट करने का मेथड। इसी तरह से गेट एट्रीब्यूट करके भी एक मेथड है, कि जो H रेफरेंस के अंदर मैंने पाथ दिया है वो पाथ रीड करके ले आओ। तो फॉर एग्जांपल हमने एक एंकर टैग बनाया, उसके अंदर हमने आईडी दे दी W3 S करके, ठीक है। अब उसके अंदर जो हम href लिख रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं कि जो H रेफरेंस का पाथ है ना वो रीड करके ले आओ। तो जेक्यूरी से एट्रीब्यूट वाला अगर एक्शन आप दोगे तो वो आपका उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू भी रीड करके लेकर आएगा, और वो कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, स्टाइल भी हो सकता है, href भी हो सकता है, सोर्स भी हो सकता है। किसी भी एट्रीब्यूट को आपको रीड करना है तो एटर का हमारे पास एट्रीब्यूट आ गया। इसी तरीके से सेट आ गया, मीन्स अब मुझे कंटेंट तब्दील करना है, जेक्यूरी के थ्रू HTML का कंटेंट तब्दील करना है, उसके लिए भी सेम मेथड है एक्चुअली, टेक्स्ट HTML वैल्यू। तो जब आप ये मेथड यूज करोगे और इनको आर्ग्यूमेंट पास हम करेंगे तो सेट टैग से उस टैग का कंटेंट तब्दील कर देगा, टैग से पूरा टैग तब्दील कर देगा, और वैल्यू से उसकी टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो वैल्यू होगी वो एंटर कर देगा, ठीक है। वैल्यू वाला टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू रीड करेगा या वैल्यू राइट करेगा। इसको यूज हम कैसे करेंगे कि अगेन मैंने एक HTML बनाया, HTML के अंदर हमने उसको सिंपली पैराग्राफ टैग दिया, एक पैराग्राफ टैग का नाम था test1, दूसरे का test2, फिर ये तीसरा पैराग्राफ, 3 अलग अलग बटन बना दिए, 3 हमने अलग अलग बटन बना दिए, बटन 1, बटन 2 और बटन 3। बटन 1 को कहा कि मुझे टेक्स्ट को सेट करना है, बटन 2 से HTML चेंज करनी है, और बटन 3 से मैंने उसकी वैल्यू रीड करानी है। जेक्यूरी के अंदर चले गए, यहाँ पे वही रेडी किया, बटन 1 का क्लिक इवेंट लगाया, तो हमने उसको कहा $test1 में जाओ, तो ये test1 आ गया, उसका डॉट टेक्स्ट लगाया और उसको आर्ग्यूमेंट पास कर दिया हेलो का।
अगर आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे तो वो कंटेंट रीड करके लेकर आ जाएगा, अगर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को तब्दील कर देगा। तो जो टेक्स्ट 1 था हमारे पास, उसका जो कंटेंट जो पहले लिखा था, अब वो तब्दील होकर हमारे पास ये वाला हो जाएगा। इसी राइट किसे कर रहा है? हाँ, रीड में राइट किसे वो खुद ही कर रहा है जादू। वही तो कह रहा हूं कि जे क्यूरी का मकसद ये है कि आप कम से कम कोड लिखो। तो उसने एक फंक्शन बनाया टेस्ट के नाम से, विदाउट आर्ग्यूमेंट, जो रीड करके रिटर्न कर रहा है वैल्यू। उसी को ओवरलोड किया, एक और आर्ग्यूमेंट दिया। अगर आर्ग्यूमेंट दे रहा है तो ओवरलोडेड फंक्शन कॉल होता है। अब जब ओवरलोडेड फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज कर रहा है और अपडेट कर रहा है सारे सारे की, ऑब्वियसली। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेस्ट 1 है तो टेस्ट 1 पैराग्राफ रहा, तो जो भी पैराग्राफ 1 का टेक्स्ट होगा, जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, वो पूरा अब रिप्लेस हो जाएगा इस वाले से। इसी तरीके से उसने HTML वाला यूज किया कि इस पूरे टैग को रिप्लेस कर दो अब BR टैग से, बोल्ड टैग के अंदर, कि अगर आपने उसमें HTML राइट करवानी है तो हम HTML कंटेंट दे दिया। अगर आप रीड कराओगे तो पूरा HTML रीड करके ले आएगा, वरना राइट कराओगे तो वहां उसकी जगह पे पूरा HTML राइट कर देगा। वैल्यू में जाओगे तो जो इसकी वैल्यू होगी टेक्स्ट फील्ड की, वो पूरी टेक्स्ट फील्ड को रीड करके ले आएगा। अगर आर्ग्यूमेंट दिया तो राइट कर देगा। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, जावा के अंदर पड़ी होगी शायद। वन मेथड हैविंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। एक ही क्लास के अंदर हम मल्टीपल मेथड डिक्लेयर करते हैं जिन सबके नाम सेम है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं। बेस्ड ऑन दैट हर मेथड डिफरेंट काम करता है। नाम एक ही है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो जाते हैं, इसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये ओवरलोडेड मेथड्स इसने डिक्लेयर किए हुए हैं, जिसमें अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है तो हम रीड करके ले आएगा, अगर आर्ग्यूमेंट है तो वो राइट कर देगा। मेथड नेम उसने एक ही रखा, बजाय कि उसने कहा कि मैं 2 अलग अलग मेथड बनाऊं, एक ही मेथड बना दिया। हजरत अंग्रेज है, कुछ भी कर सकता है, हमने सदक कहना है, वाह सदक कर लो, चलते जाओ, ठीक। सो इसको एग्जीक्यूट किया, 2 टेक्स्ट आ गए, इनपुट फील्ड आ गई, बटन आ गया। सेट पे जाओगे तो यहाँ पे कंटेंट तब्दील होगा, HTML में गए तो ये वाला पूरा कंटेंट तब्दील होगा। सेट वैल्यू पे जब क्लिक करोगे तो जो वैल्यू यहाँ पे हमने दी हुई होगी डॉली डक करके, वो इसकी टेक्स्ट की जगह पे अब वो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं, ठीक। यहाँ तक थोड़ी बात समझ में आई। तो ये एक्शंस हैं, एक्शंस मुख्तलिफ काम हमारे पास परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हम DOM मैनिपुलेशन कर सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर पढ़ते गए तो बात खत्म ही नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आ गया तो अब मेथड देखना, उसका नाम समझना, बस, और कोई कहानी नहीं है। इसका एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि बात थोड़ी और वाज़ेह हो जाए, ठीक। एग्जाम्पल में आ जाते हैं तो अब हमारे पास आ गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मोबाइल शॉप बनानी है, ठीक है। मैंने उसका थोड़ा सा यहाँ पे SRS फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख दी हैं, तफसील से पढ़ लीजिएगा। बेसिक आइडिया ये कि मुझे एक मोबाइल की शॉप बनानी है, उस पर jQuery के कुछ इफेक्ट्स लगाने, ठीक है। मैं आ गया सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, VS कोड ओपन हमने किया, HTML का कोड लिखा। HTML के कोड में आ गए तो हमने वही स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेड का टैग दिया, स्टैंडर्ड मेटा डेटा, टाइटल आ गया, लिंक टैग देके हमने CSS को मैंने अलग लिंक किया, तो ये एक्सटर्नल CSS बैठी। इसी तरीके से jQuery को हमने यहाँ पे CDN लिंक दे दिया, तो ये मेरे पास jQuery का CDN आ गया, ये मेरे पास CSS आ गई, और फिर ये स्क्रिप्ट टैग देके मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अलग कर दिया। हैंस इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर मैंने jQuery जो है वो सेपरेट लिख दी। तो .css करके फ़ाइल CSS अलग, .js करके jQuery की फ़ाइल अलग, और HTML की फ़ाइल अलग। तो यहाँ पे हमने 3 फाइलें बनाई, CSS अलग फाइल में रखी, HTML अलग फाइल में ऑलरेडी है, jQuery को भी मैंने अलग फाइल में डाल दिया। मैं एक ही इसमें भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन मैंने इसे लास्ट बताया था पहले भी कि jQuery को भी आप, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है, अलग फाइल में रख सकते हो। सेव उस फाइल की एक्सटेंशन .js कर होगी, तो .js करके ही फाइल सेव करेंगे। नाम आप कोई भी दे दो, क्योंकि ये एक्सटर्नल है तो इसको अब आप अपने कोड में इंपोर्ट करने के लिए आपको जो पाथ देना होगा, अगेन वो स्क्रिप्ट के अंदर src और फिर फाइल का नाम आ जाएगा, सिंपल। तो इसीलिए अब जब jQuery हम लिखेंगे ना एक्सटर्नल फाइल में, वहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग नहीं आएगा। ये कॉमन मिस्टेक अक्सर हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें आता है कि जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट का टैग ज़रूर आएगा, एक्सटर्नल में स्क्रिप्ट का टैग नहीं आता। जैसे एक्सटर्नल CSS में स्टाइल का टैग नहीं आता, ये HTML के पार्ट है,
ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं स्क्रिप्ट का टैग दे चुका और पाथ दिया हुआ है, तो वो कोड ऑटोमेटिकली इसमें अंदर एम्बेड हो जाएगा। फिर हमने इसमें सिंपल हेडर बनाया, ठीक है। हेडर बना के हमने उसके अंदर इंफॉर्मेशन दे दी कि यार H1 मोबाइल शॉप आ गया, उसमें हमने बटन बना दिया टॉगल इफेक्ट का। मैं भी बटन का इफेक्ट दिखाता हूँ। तो इसमें हमने आईडी दे दी थी टॉगल प्रोडक्ट, ठीक है। इस आईडी को यूज करके मैं शो और हाइड वाला इफेक्ट क्रिएट करूंगा। मेरे पास मेन्यू शो और हाइड होगा इनका, जबरदस्त। फिर हमने एक और सेक्शन बनाया, उसका क्लास प्रोडक्ट वगैरह CSS दे दी, डिव बनाया, क्लास प्रोडक्ट दे दी, उसमें हमने इमेज डाली, H2 डाला, पैराग्राफ डाला और बटन डाला, ठीक। तो इमेज डालेंगे तो हमारे पास एक इमेज आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने उसमें हेडिंग डाली, फिर हमने उसमें पैराग्राफ में उसकी प्राइस लिखी, फिर प्राइस के बाद हमने एक और नीचे बटन बना दिया। तो ये मेरे पास एक लेआउट आ गया। इसकी हमने CSS करेंगे तो ये इमेज का डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक। स्टैंडर्ड हमने HTML, उसी कार्ड को फिर हमने दूसरी दफ़ा डुप्लीकेट किया तो मेरे पास दूसरा कार्ड बना, उसी को फिर तीसरी दफ़ा डुप्लीकेट किया तो तीसरा कार्ड बना। तो इस तरह से हमारे पास मोबाइल स्टोर हेडिंग आ गई, उसके टॉप पे बटन आ गया टॉगल करने के लिए, फिर ये इमेज आई, इमेज का हमारे पास हेडिंग आई, पैराग्राफ आया, बटन आया। तो ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी विदाउट CSS। तो पहले हमने ये चीज़ें ऐड कर दी। फाइनली नीचे एक फुटर का टैग बनाया, पैराग्राफ दिया, फुटर की इंफॉर्मेशन डाली। तो सिंपल हमने HTML कंटेंट लिख दिया। फिर इसका CSS हमने दिया। अब मैं तमाम CSS पूरी डिस्कस नहीं कर रहा, ये कोड ऑलरेडी मौजूद है, इसका पूरा जिप फाइल मैं फोल्डर पे अपलोड ऑलरेडी कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, यू कैन रीड विद दैट। तो CSS के थ्रू हमने इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग की, हेडर को अलग किया, हेडर के अंदर जो बटन था उसके डिज़ाइन अलग किया, फिर जो मेन प्रोडक्ट वाला डिव था उसको हमने अलग किया। अगेन अगर आप कोडिंग पढ़ते जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि सारी चीज़ें हम ऑलरेडी करते हुए आए। कंटेंट को जस्टिफाई करना, डिस्प्ले को हमने फ्लेक्स कर दिया, गैप दे दिया कि 20 पिक्सल्स का गैप होना चाहिए, प्रोडक्ट आ गया, बॉर्डर विड्थ, हाइट, ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह सब चीज़ें इसमें हमने डाल दी। फिर जब इसको हम रन करेंगे CSS के बाद तो कुछ इस तरह का हमारे पास आउटपुट आ गया। जो पहले सिंपल HTML था, हेडर दिया, बटन का स्टाइल अलग, कार्ड लेआउट बनाया, इसके कॉर्नर को रेडियस को थोड़ा सा राउंड कर दिया हमने, इमेज आ गई, हेडिंग, पैराग्राफ, फिर बटन आ गया। तो CSS अप्लाई करने के बाद मेरे पास डिज़ाइन ये बना। अब यहाँ पे नोट करो 4 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। मैंने HTML में 3 ऐड की थी, मैंने HTML में एक्चुअली 3 ऐड की थी, यहाँ पे 4 आ रही हैं। ये चौथी वाले हमने HTML का कंटेंट DOM के थ्रू इंक्लूड कराया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू बताता हूँ। तो ये मेरे पास बेसिक कोड आ गया। अब जब इसको हम रन करेंगे तो ये आउटपुट आ गया। अब इस पर हम आया थे स्क्रिप्ट के अंदर, तो अब तीसरी फाइल खोली जावास्क्रिप्ट की, उसके अंदर आ गए, अगेन document.ready फंक्शन चेक किया, पूरा कोड जो है मैंने इस रेडी फंक्शन के अंदर डालना है। इसमें सबसे पहले हमने दे दिया टॉगल इफेक्ट, स्लाइड टॉगल का। स्लाइड टॉगल का मतलब ये कि जब मैं टॉगल वाले प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूं, बटन पे जो ऊपर मैंने बटन दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट में जाओ, जो पूरा प्रोडक्ट्स का डिव हमने बनाया था जिसमें सारे मेन थे, सेक्शन डिव बने हुए थे, उस पूरे प्रोडक्ट डिव को स्लाइड टॉगल कर दो। टॉगल मीन्स कि अगर स्लाइड नीचे है डाउन होगा तो अप कर दो, अप है तो नीचे कर देगा। तो एक ही बटन से हम स्लाइडिंग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दिखा दूं तो मेरे पास किधर गया, ओके लेट्स ओपन द कोड। 1 मिनट में सिर्फ ठीक है। इसके कोड को जब आप रन करोगे तो आपको इस तरह का वेबसाइट नजर आएगी। अब इस पे हमने टॉगल का बटन दिया हुआ है, तो जैसे मैं टॉगल पे क्लिक करूंगा पूरा मेन्यू मेरे पास हाइड या शो हो जाएगा। तो अक्सर वेबसाइट्स में प्रोडक्ट पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने बटन लगा दिया मोबाइल का, तो जैसे ही मैं मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास मोबाइल की शॉप आ गई। फिर यहाँ पे मैंने दूसरा बटन लगा दिया फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप्स का, तो जैसे ही मैं लैपटॉप वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला हाइड हो जाएगा और लैपटॉप वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर मैंने कह दिया प्रिंटर्स फॉर एग्जांपल, तो मैं जैसे प्रिंटर वाले बटन पे क्लिक करूंगा पेज वही है, अब प्रिंटर वाला बाकी तीनों हाइड हो गए, प्रिंटर वाला डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं उसके टॉगल के अंदर बताऊंगा डिव मोबाइल हाइड,
div लैपटॉप्स हाइड, div जो प्रिंटर है शो, तो उसके टॉगल को हम शो कर देंगे, बाकी दोनों हाइड हो जाएंगे। बात समझ आई? तो इस तरह से बड़ी अच्छी हम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं एक ही के अंदर, जिसमें इस तरह का एनिमेशन आ रहा है कि जो चीज़ आप क्लिक कर रहे हो वो मेन्यू आपके खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। ठीक, फिर इसमें दूसरा हमने jQuery से डाला हुआ था ये एम्बोसिंग इफेक्ट, कि जैसे मेरा कर्सर मूव हो रहा है तो ये इफेक्ट टॉगल क्रिएट कर रहा है। तो अब ये टॉगल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, हमने हवर लगा दिया इसके ऊपर। हवर क्या करेगा, ये वाला कोड के जैसे ही मेरा माउस उस कार्ड के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो उसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, हम आगे प्रोडक्ट हवर वाला इवेंट लगाया, उसके अंदर हमने फंक्शन बनाया ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक क्लोज, और हवर के अंदर हमें पता है कि दो इवेंट्स आते हैं, माउस एंटर और माउस लीव का। तो वो दोनों के अंदर हमें दो फंक्शन बनाने पड़ते हैं, माउस एंटर का, और तो ये माउस एंटर हो गया और ये माउस हमारे पास लीव का हो गया। जब माउस एंटर हो तो $.this जिस कंपोनेंट के ऊपर माउस एंटर हुआ है यहां पे दिस का इस्तेमाल किया, ताकि मैं एक ही कोड लिखूं। अब इसमें 100 इमेजेस होंगी, 100 पे काम करेगा ये। राइट लिटिल डू मोर, वरना ये हमें हर पे लगाने में बड़ा एक अजाब था। इसमें हमने दिस लगा दिया। दिस का मतलब जिस कंपोनेंट के ऊपर अभी हमने होवर किया है उसकी .css तुम तब्दील कर दो। तो .css में हमने ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है जो आपके CSS को चेंज करती है, उसकी स्केल हमने फंक्शन कॉल करके साइज बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, ये CSS की एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म की, जिसमें आप उसकी शेप की साइज को, पोजीशन को, स्केल को चेंज कर सकते हो, इवन रोटेशन भी, रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें एक फंक्शन कॉल होता है स्केल का। स्केल मीन्स साइज, रोटेट मीन्स रोटेशन, पोजीशन मीन्स उसकी पोजीशन चेंज की जाती है। तो हमने स्केल कॉल किया और वैल्यू दे दी 1.05। डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। 1 का मतलब 100% ओरिजिनल साइज। जो कंपोनेंट की ओरिजिनल साइज आपने रखी है हाइट एंड विड्थ उतनी रखो। स्केल इसीलिए वर्ड अलग है, साइज वर्ड अलग है, विड्थ एंड हाइट वर्ड अलग है। स्केल एक वर्ड हम यूज करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। दैट मीन्स कि करंट वैल्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट विच इज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 1111। तो ये हमारे पास 1 वैल्यू है डिफॉल्ट, जो ओरिजिनल साइज है। साइज को बड़ा करना है तो स्केल हम बड़ा करेंगे 1 से बड़ी वैल्यू। साइज छोटा करना है तो एक्चुअली 1 से वैल्यू हम छोटी करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे साइज छोटा करना है तो मैं 0.5 कर दूंगा। 0.5 का मतलब ये कि उसकी ओरिजिनल साइज उठाओ, s उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से। तो अगर इसकी ओरिजिनल साइज 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो क्या हो जाएगी 1। तो एक्चुअली 50% साइज रिड्यूस हो जाएगी। तो स्केल वाला जो पैरामीटर है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ चलता है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। इसका मैट्राइज बनता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या पढ़ रहे होंगे। बहरहाल तो 1.05 का मतलब ये कि 1 से थोड़ा सा साइज बड़ी करनी है मुझे। इसीलिए जब हम इसको एग्जीक्यूट करने गए तो अब मेरे पास जैसे कर्सर होवर कर रहा है ना, तो थोड़ा सा मूव हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहो तो बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो, 2 कर दोगे तो दुगनी साइज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा साइज बड़ी कर दी बस। इसी तरह से फिर this.css, अब ये माउस लीव का इवेंट, कि जैसे ही माउस उससे बाहर निकले ट्रांसफॉर्म करो, स्केल वापस 1 कर दिया। 1 मीन्स कि जो उसकी ओरिजिनल साइड सेट थी वापस उतनी करो। तो मेरे पास वो हवर का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आएगा तो इसकी साइज 0.05 बड़ी हो जाएगी, जैसे माउस जाएगा तो वापस स्केल साइज 1 हो जाएगी। सिंपल ऐसा। तो ये दूसरा हमने jQuery की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे की। तीसरी बटन क्लिक के ऊपर, कि जब इमेज के इसके ऊपर मैं बटन क्लिक करूंगा बाय नाउ पे तो मेरे पास ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये मैसेज दिखाने के लिए हमने कहा कि, और इस पे भी 2 आ रहा है, माउस ओवर और माउस एंड का, तो हमने यहाँ पे लगा दिया .by बटन। तो जो बाय बटन वाली टैग था वो यूज किया। ठीक है, क्लिक का इवेंट लगाया कि जब इस पे यूजर क्लिक करे तो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब देखो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज किया, मल्टीलाइन जो भी जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल कोड होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने कहा यार प्रोडक्ट नेम वेरिएबल बनाया $.this, जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है jQuery की कि जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स में 1000 प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। अगर आप शॉपिंग ऐप ही बना रहे हैं तो यूज़र को कैसे पता चले या सिस्टम को कैसे पता चले कि बंदे ने किस बटन पे क्लिक किया हुआ है। जिस बटन पे क्लिक करूं उसकी प्राइस मुझे दो।
जिस यूज़र को मैं सेलेक्ट करूं उसी यूज़र का डेटा मुझे दो। मैं हो सकता है स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखूं, वहाँ पे 100 रिकॉर्ड्स आ गए, 100 स्टूडेंट्स आ गए। अब कौन से यूज़र को मैंने सेलेक्ट करना है, जिस पे मैं क्लिक करूंगा वही रीड होगा। तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये लॉजिक बैठती है, फिर बटन आईडी कौन सा भी गेट किया। जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत बड़ा हो जाता है, जावास्क्रिप्ट से होता है कोड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जेक्यूरी से सिर्फ दिस लगाने की देर है बस, कि जिसके ऊपर मैंने अभी हवर किया है या जिसके ऊपर अभी मैंने क्लिक किया है, तो तुम वो दिस वाला वो चीज लेकर आ जाओ। दिस सिबलिंग h2.text, तो जो करंट कंपोनेंट पे क्लिक किया है उसका टेक्स्ट उठा के ले आओ और उसको आपने रीड करो। ठीक, अब यहां पे सिबलिंग वाला एक्शन यूज हुआ है। ये भी एक्चुअली डॉम के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पे एक मेथड मौजूद है। जैसे डॉम के अंदर हमने टेक्स्ट HTML वैल्यू किया हुआ था, तो ये सिबलिंग का एक मेथड है कि मींस एक टैग के अंदर अगर दूसरा डेटा मौजूद है चाइल्ड, तो उसके सिबलिंग्स उठा के ले आओ। सिबलिंग का मतलब ही है कि पेरेंट उसके चाइल्ड बच्चों को रिफर करता है। तो ये डॉम के अंदर मेथड मौजूद है। मैंने कहा डॉम के अंदर बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं, तो ये एक मेथड है रीड करने का। हैंस जब इसको हम बटन पे क्लिक करते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट लेकर आता है कि थैंक यू फॉर परचेजिंग क्या मोबाइल 1, तो मोबाइल 1 को रीड करके लेकर आ रहा है। अगर मैं इसको ओके करूंगा तो थैंक यू फॉर, अच्छा ये 2 दफ़ा कॉल हो गया सॉरी, फिर मोबाइल 2 वाले पे क्लिक किया तो अब मोबाइल 2 लिखा हुआ आ गया। तो अब इसको कैसे पता चला मैंने मोबाइल 2 को कॉल किया? तो उसने इस दिस को उठाया और दिस से फिर सिबलिंग को पुकारा कि जिस बटन पे क्लिक किया है ना उसमें से जो बच्चे वाला टैग है ना वो डिलीट करके ले आओ। वो बच्चे वाला टैग कौन सा होगा? H2 वाला, क्योंकि मैंने H2 में सिबलिंग का नाम लिखा हुआ है, तो मैंने बच्चे वाले टैग को रीड किया H2 का, बस तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इसी तरीके से तीसरा चौथा जो इसमें हमने फीचर डाला था कंपोनेंट ऐड करने का, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट, वेरिएबल नेम दे दिया न्यू प्रोडक्ट। तो जो HTML वाला टैग था वो पूरा का पूरा वहाँ से कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया इधर, और उसमें इमेज भी वही थी, सिर्फ मोबाइल 4 हेडिंग चेंज कर दी, प्राइस चेंज कर दी। ठीक है, कोड वही HTML का स्ट्रिंग के अंदर हमने रख दिया, ये पूरा स्ट्रिंग आ गया। अब सिंगल कोटेशंस में लिखो या डबल कोटेशंस में लिखो, बात बेसिकली एक ही है। ठीक है, तो हमने पूरा HTML का कंटेंट स्ट्रिंग में सेव करा दिया यहाँ पे। अब हमने एक भाईजान को कहा कि यार जो प्रोडक्ट्स वाला मेरा मेन डिव है उसके अंदर अपेंड कर दो ये न्यू प्रोडक्ट। तो ये जो चौथी इमेज हमें नज़र आ रही है ये हमने jQuery के तहत अपेंड कराई। अपेंड कहाँ से आया? ये भी डॉम मैनिपुलेशन में, jQuery के डॉम मैनिपुलेशन में मेथड है कि HTML का कंटेंट किसी भी पेरेंट के अंदर डालने के लिए। तो पेरेंट टैग कौन सा रहा? ये वाला सेलेक्टर आ गया। इस सेलेक्टर के अंदर पहले जितने भी कंटेंट थे वो रहने दो, ये अपेंड कर दो, तो आखिर में ये उसमें कंटेंट ऐड कर देगा। तो इस तरीके से हम कंटेंट को ऐड भी करते हैं। मैंने न्यू यूज़र ऐड किया तो मेरी लिस्ट में जितने यूज़र्स आ रहे हैं ना वो नया यूज़र उसमें नज़र आना चाहिए, तो वो न्यू लिस्ट में ऐड हो गया। मैंने अप्रूव की लिस्ट बनाई कि ये 4 यूज़र्स अप्रूव्ड नहीं है, ये 4 यूज़र्स अप्रूव्ड है। जैसे ही मैंने अप्रूव्ड वाले दूसरे यूज़र पे अप्रूव बटन पे क्लिक किया तो वो नॉट अप्रूव की लिस्ट में से निकले और अप्रूव्ड वाली लिस्ट में चला जाए। तो वो HTML का कोड वहाँ से हम हाइड कर देंगे, न्यू लिस्ट में कोड हम अपेंड कर देंगे। तो jQuery से हम डेटा को, वेबसाइट्स को डायनामिकली जनरेट कराते हैं। बटन के ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया हुआ है, डायरेक्टली किया कि जैसे पेज लोड होगा तो ये चौथा वाला फील्ड मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, कह दिया ठीक है। ठीक, तो ये 4 मेजर एक्शंस हमने इसके ऊपर परफॉर्म किए हैं, और जब इसके ऊपर बटन पे क्लिक होगा तो फिर वही हमारे पास एक्शन होगा कि आई हमने क्या परफॉर्म करना है। हैंस जब आप स्लाइड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा नेविगेशन पैनल जो है वो स्लाइड अप और डाउन करेगा, क्योंकि इस पर हमने टॉगल का इवेंट लगाया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जब इसके ऊपर माउस हवर होगा तो पूरा का पूरा इवेंट का स्केल चेंज करके हमने उसकी साइज बड़ी और छोटी की हुई है। कह दिया ये भी अच्छी कहानी हो गई। ठीक है, तो ये साइज बड़ी या छोटी होगी डिपेंडिंग ऑन आप हवर कितना कर रहे हो। बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके बटन का मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा विथ मोबाइल 1 कि आपने मोबाइल 1 वाले पे बटन पे क्लिक किया हुआ है। थोड़ा बहुत समझ में आई jQuery? तो इस तरह से jQuery को यूज़ करते हुए हम वेब पेजेस को बहुत इंटरैक्टिव बना सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत उसको इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे पास यहाँ पे मैं एक और बटन ऐड कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप्स का। तो जब मैं लैपटॉप वाले पे क्लिक करूं तो ये वाला पूरा मेन्यू हाइड हो जाए और लैपटॉप वाला मेन्यू ओपन हो जाए। तो आप सोचो एक ही बजाय कि अलग अलग पेजेस बनाऊं, मैं एक ही बड़ा ज़बरदस्त पेज बना के लोड करवा सकता हूं।
तो इससे वेबसाइट आपकी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अब ये डिज़ाइनिंग का काम है। अब जितनी अच्छी आप डिज़ाइनिंग करो, ज़रूरी नहीं कि हर पेज पर लिंक बनाओ, आप एक ही पेज के अंदर सारी कैटेगरीज रख सकते हो, और कोड भी वही होगा। फिर मज़े की बात ये कि कोड भी वही है, बटन्स के ऊपर का कोड, हवर का कोड, तमाम के ऊपर एक ही चलेगा, आपको कोड कहीं चेंज नहीं करना, क्योंकि एक ही HTML है, उस पर डिव आप लगा दोगे, सिर्फ उसके मेन डिव आप हाइड करोगे, बाकी कंटेंट सेम होगा। तो तमाम डिव के ऊपर, लैपटॉप वाले के ऊपर भी हवर का इफेक्ट वही आएगा, आपको कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बटन के ऊपर भी जो कोड आप लिखोगे सब के ऊपर सेम ही चलेगा, एक ही कोड है, हर बटन के ऊपर चलेगा। हाँ, अब इसको डायनामिक बनाना एक अलग बात है। अभी हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंटेंट तब्दील कर रहे हैं। डायनामिक का मतलब ये कि मैं सर्वर से डेटा फैच करूं और फिर उसको तब्दील करूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो फिर हम सर्वर साइड पे जाके बात करेंगे कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो अब इस पूरी का डेटा जो है मेरे पास सर्वर से फैच होकर आ जाए। लेकिन अब ये भी हमें बताना पड़ेगा कि मैं कौन से बटन पे क्लिक कर रहा हूं ताकि उस यूज़र का डेटा लेकर आए। अगेन स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो मैं जिस सेमेस्टर पे क्लिक करूंगा तो उस सेमेस्टर का रिजल्ट मुझे शो करे। तो अगर सेमेस्टर 1 पे क्लिक किया तो सेमेस्टर 1 का डेटा जाएगा सर्वर के पास, उसका रिजल्ट लेकर आएगा। तो मीन्स मुझे उसको बताना है कि सेमेस्टर 1 है, फिर सेमेस्टर 2 है, फिर सेमेस्टर 3 है, तो पीछे कोड एक ही होता है, एक ही लाइन में कि यार जिस पे यूज़र क्लिक कर रहा है ना, वो डेटा उठाओ और वो सर्वर पे भेजो, फिर वो किसी पे भी क्लिक करे। मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं हर पे अलग अलग कोड नहीं होगा, कोड एक ही बनेगा, कोड एक ही बनेगा। दिस लगा के हम पता करते हैं यार किस बटन पे यूज़र ने क्लिक किया है, कौन से स्टूडेंट पे, जिस पे स्टूडेंट ने क्लिक किया है उसकी स्टूडेंट की ID उठाओ और डेटा सिस्टम सर्वर से फैच करके लिया। ये बात थोड़ी समझ में आई? ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप का बटन अलग बना रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंटर्स वाला बटन अलग बना रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स का अलग बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेसरीज का बटन अलग बना रहा हूँ, और सबका मैं इस तरह से कोड बना रहा हूँ। हर किसी के अंदर कम से कम फॉर एग्जांपल 10 से 20 के करीब आइटम्स मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा HTML और बहुत बड़ा jQuery बन जाएगा, क्योंकि मैं सबको एक ही पेज के अंदर डाल रहा हूँ। आइडिया मेरा ये है कि मैं जिस बटन पे क्लिक करूँगा उसके पूरा का पूरा पेज एक ही में लोड हो जाए। दैट मीन्स कि एक HTML आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर jQuery भी आपकी उस हिसाब से बड़ी होगी क्योंकि वो तमाम कंट्रोल्स को हैंडल कर रही है। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर आ जाती है React.js। इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए React.js आ जाती है। React.js का काम यह है कि वो आपके कोड को मॉड्यूलर बना देती है। ठीक, मीन्स आप लैपटॉप के लिए अलग मॉड्यूल बनाओ, मोबाइल्स का अलग मॉड्यूल बनाओ, अलग फाइल, मॉड्यूल से मतलब अलग कंपोनेंट, अलग कंपोनेंट बनेगा, वो अलग फाइल बनेगी। इसके बाद प्रिंटर्स का अलग बनेगा, एक्सेसरीज का अलग बनेगा, ये तमाम की तमाम अलग फाइल्स बनेंगी, और फिर एक मेन पेज हमारे पास बनेगा, उसमें ज़रूरत के हिसाब से हम उन कंपोनेंट्स को कॉल करेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इस चीज़ को हम कहते हैं मॉड्यूलर कंपोनेंट बेस्ड लेआउट या वेबसाइट डिज़ाइन, कि आप हर कंपोनेंट एक्चुअली अलग अलग बना दो। इवन मेन्यू भी, अगर मेन्यू है ना मेरे पास नेविगेशन, तो नेविगेशन भी एक्चुअली अलग कंपोनेंट है। मेरे पास हेडर बनेगा ना, तो हेडर भी जो है वो एक्चुअली अलग कंपोनेंट होगा, वो यहाँ पे हम इंक्लूड कराएंगे। तो मेरी मेन इस फाइल को हम कहते हैं रूट। उस रूट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स अलग अलग फाइलों में बनाएंगे और उस एक फाइल के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। React.js का बेसिक काम ये है। जो कोड बनेगा इसमें आपकी मर्जी, आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या jQuery कैसे कर रहे हो, ये सारा कोड उसी में आएगा। React एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है कि इतने सारी बड़ी वेबसाइट के अंदर जो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, वो सारा एक बड़ी लंबी फाइल में लिखने के बजाय आप उसको टुकड़ों में तोड़ दो, आप उसको पीसेस में तोड़ दो और उस पीसेस को फिर एक मेन रूट में लाकर जोड़ो, ताकि अगर आपको किसी एक पीस में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि लैपटॉप वाले में या प्रिंटर वाले में या एक्सेसरीज वाले में या कंप्यूटर वाले में, तो आप उस एक कंपोनेंट को जाके चेंज करो, बाकी पूरा कोड आपका अल्टर नहीं होगा। तो React.js का ये काम है। तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू फ्रेमवर्क पे काम करता है। इसका इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि यार हाउ दिस React.js वर्क्स, और ये कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक काफ़ी रहा। तो इंशाल्लाह फिर
ये सेशन यहाँ पे कंक्लूड हुआ। इस एक्चुअली पूरे लेक्चर को मैंने सिंगल वीडियो फाइल बनाई है, ठीक है, तो मैं एज सिंगल फाइल करके शेयर करूंगा। ये तकरीबन आई थिंक या तो ब्रेक कर देंगे 2 के अंदर, पर ये तकरीबन 1.25 2 घंटे का पूरा लेक्चर बना। बहरहाल तो ये जेक्यूरी का बेसिकली एक पूरा शॉर्ट बेसिक्स था। अभी जेक्यूरी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू एक्सप्लोर और अपने तरफ से थोड़ा जेक्यूरी को ज़रूर पढ़िएगा। ये एक बेसिक्स से मीडियम लेवल तक का ऑलमोस्ट मेजर एस्पेक्ट्स हमने जेक्यूरी के कवर की, ठीक है। मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखता तो वैसे आपकी क्लास में से कोई भी नहीं है,